आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कौन है जो सबसे चतुर विदूषक? किसकी बिगड़म कभी न होती कम, वो है पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। कुछ याद आया? दूरदर्शन के ये टीवी शोज महज एंटरटेनमेंट की डोज नहीं थे, ये हमारे बचपन को गढ़ने वाले ऐसे साथी थे जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाए। किसी भी 90s किड से पूछिए जरा, वो आधे मिनट में ढेरों नाम बता देगा। आज भी इनमें से बहुत सारे या तो टेलीविजन पर आ रहे हैं या फिर यूट्यूब पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज के पढ़ाकू नितिन में हमारी बैठकी जम रही है उसी दौर पर, जानने समझने के लिए कि इन टीवी शोज को क्या सोचकर लाया गया, कैसे लाया गया, उन लोगों की समझ क्या थी जिनके हाथों से गुजर कर ये हमारे टीवी तक पहुंचे। बैठकी में शामिल हो रहे हैं दो लोग, एक तो प्रोफेसर अरूप चटर्जी, एक बार रेल पर और दूसरी बार लंदन की मेकिंग में भारतीयों के योगदान पर वो हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। आज वो 90 में आए एडवर्टीजमेंट्स को लेकर कुछ जरूरी बातें कहेंगे। दूसरे हैं राजशेखर व्यास जी। राजशेखर इंटरनेशनली रिनाउंड राइटर हैं, एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। 63 से ज्यादा किताब और 4000 से ज्यादा आर्टिकल्स उनके खाते में दर्ज हैं। दूरदर्शन के लिए वो 4 दशकों तक काम करते रहे, जिनमें से 10 साल पर्दे के सामने और बाद के 30 उसके पीछे थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर होने के पहले उन्होंने दूरदर्शन के लिए कई शानदार चैनल लॉन्च कराए जो हमारी यादों का आज भी हिस्सा हैं और बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा जाने कितने टीवी शोज को बनाने, ऑन एयर करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा जो हमारी आपकी यादों का हिस्सा हैं। तो आज के पढ़ाकू नितिन में इन दोनों से पूछेंगे कि दूरदर्शन के गोल्डन एरा के चुनिंदा सीरियल्स हम तक कैसे पहुंचे थे, दूरदर्शन पर दिखने वाले चेहरों से आम लोगों का रिलेशन कैसा था, पर्दे के पीछे की दुनिया में कैसी हलचल रहती थी, क्यों आज दूरदर्शन वो कमाल नहीं कर पा रहा जो पहले करता था, और 90 में टीवी एडवर्टाइजिंग की दुनिया अलग कैसे थी। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो, नमस्कार राजशेखर जी, स्वागत है आपका, और अरूप भाई आपका भी तीसरी बार स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। तो अरूप भाई तो हमारे साथ 2 बार पहले भी जुड़े हैं। एक बार हमने लंदन में भारतीय उस पर बात की थी और एक बार उससे पहले हमने रेलवे के नॉस्टैल्जिया पर बात की थी। राजशेखर जी का पहली बार आना हुआ है और जैसा कि अभी बताया इंट्रोडक्शन में भी कि राजशेखर जी जो हैं दूरदर्शन के मैदान पर 2-2 पारी खेल चुके हैं। तो सर आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप दूरदर्शन सन 92 में एक ऑफिसर के तौर पर पहुंचे, उसके पहले 1 दशक तक वहां पर आप पर्दे के सामने थे। तो ये जो पूरा दौर था 10 साल का, एग्जैक्टली इसमें क्या चल रहा था? क्योंकि हम तो केवल सुनते हैं कि रामायण आई, महाभारत आई और ऐसा दौर था कि लोग एकदम सड़क खाली कर देते थे, घरों में बैठ जाते थे। आपने तो देखा है, जिया है। तो मैं इस दौर की बात से शुरू करूंगा और फिर अपनी चर्चा जो है हवा की तरह चलेगी, जिस तरफ मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी। ठीक है, ये तो स्वर्णिम दौर था नितिन, जैसा तुमने कहा। इसको हम लोग यही कहते हैं, दूरदर्शन का स्वर्णिम दौर था। एक तरफ रामायण महाभारत, एक तरफ अजीब सा माहौल दुनिया में शुरू हुआ कि सब प्राइवेट चैनल आने लगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सैटेलाइट शुरू हुआ। वी आर द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। हम तो टेरेस्ट्रियल थे। अब सडनली साहब हम पर अटैक शुरू हुआ। 299 चैनलों का भारत में प्रवेश शुरू हुआ, स्टार आना शुरू हुआ,
हाँ, तो आपको स्मरण होगा कि हमने एक नया चैनल खोला था, इसके जन्म के साथ ही मैं जुड़ा हूँ, दूरदर्शन मेट्रो। मेट्रो चैनल पे हमने बुनियाद, आपको याद होगा, नुक्कड़, सर्कस, फौजी, तमाम महान सीरियल जिनसे शाहरुख खान जैसे लोगों की एंट्री होती है, और कई बड़े सारे नाम हमने वहां से पैदा किए। जसपाल भट्टी वहां छोटे छोटे प्रोग्राम करता था, उल्टा पुल्टा, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड, या छोटे छोटे स्किट होते थे 2-2 1 मिनट के, फिल्लर बोलते हैं। एक आता था फ्लॉप शो, मुझे वो भी फ्लॉप शो तो हमने बाद में नेशनल पे दिया उन्हें, बाकायदा हिट होने से। पर ये एक शो से दूसरे शो के बीच में जो उल्टा पुल्टा चलता था, छोटा छोटा सा प्रोग्राम, आधा मिनट का स्किट बोलते हैं इनको। तो ये सब बच्चे, ये जो आज बड़े कपिल शर्मा बनने फिर रहे हैं, सब हमारे आधा आधा मिनट के प्रोग्राम करते थे, 30 सेकंड के, 20 सेकंड के। 100 नाम है ऐसे, मैं बड़े बड़े नाम जानता हूँ। पर ये मेट्रो चैनल जो हमने शुरू किया, उसको दूरदर्शन का मैंने नाम दिया था बिगड़ा बच्चा। इसलिए दिया कि दूरदर्शन की जो प्रतिमा थी वो एक सरस्वती की प्रतिमा थी, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति की आराधना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे यहाँ गंदगी नहीं, अश्लीलता नहीं, इवन शराब नहीं दिखाते थे हम, कोई गंदी गाली नहीं इस्तेमाल करते थे। पर चूंकि बाहर के प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए, तो मैंने अपने सीईओ, पहला सीईओ था एसएस गिल, इनको लोग सस्पेंशन सिंह गिल कहते थे, क्योंकि वो सस्पेंशन के लेटर जेब में रख के घूमते थे। और यहाँ तक कि रास्ते में लिफ्ट मैन भी मिल जाए तो उसको भी पकड़ा दें, और किसी ड्राइवर को भी पकड़ा देते थे, बस नाम भरना होता था उनको, सस्पेंड हो जाए। वो अच्छा, कम्युनिस्ट पहला आईएएस है जो लेफ्टिस्ट देखा मैंने। लेफ्टिस्ट थे, वो लाल रंग की गाड़ी में भी चलते थे, कॉमरेड थे। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, पद्म भूषण आईएएस थे, पद्म भूषण एसएस गिल। और उनके सिर पे और बड़े पद्म भूषण बैठे थे, जो हमारा चेयरमैन था निखिल चक्रवर्ती, मैंने स्ट्रीम का एडिटर। तो दोनों पद्म भूषण एक दूसरे को, निखिल दादा पद्म भूषण लौटा चुके थे इमरजेंसी में, तो ये उनको दादा बोलते थे। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि पहले ही सीओ इतना प्यार करने लगा, बिकॉज ऑफ भगत सिंह। मेरे भगत सिंह का योगदान है कि सरदार एसएस गिल को मैं पसंद आ गया। वो सरदार डायनामिक था, कॉमरेड था, लेफ्टिस्ट था। तो उसने कहा कि राजा तू ये मेट्रो चैनल संभालेगा पुत्र। तो मैं मेट्रो चैनल पे आ गया। अरे तो वाह, आप मेट्रो चैनल संभाल रहे थे किस साल में सर? हाँ, ये 92 से ही शुरू हुआ, मैं जब ज्वाइन किया तभी से। अच्छा, तो ये आज तक हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ प्रोग्राम है, आपको ध्यान हो, 30 मिनट का। हाँ मुझे याद है, हमने तो खैर बड़े हो गए थे तब देखा। अरे नहीं, पर एसपी सिंह नाम के प्राणी पहली बार पर्दे पे आए, नंबूदार हुए। प्रभु चावला कृष्णन हमारे यहाँ टेप देने आते थे, कैन यू बिलीव? जी जी। तो हमको गिल ने मेरे से कहा था कि यार राजा, कंटेंट पे निगाह रखना थोड़ा। मैंने कहा सर, अपन को है ना जो सरकारी समाचारों की भाषा, इससे बचना चाहिए। मैं पत्रकारिता से गया था ना, अखबारों में लिखता था, किताबें लिखता था, टेलीविजन पे फ्रीलांस प्रोग्राम पेश करता था। तो मेरा नेचर तो एक जर्नलिस्ट का था, फ्रीलांस जर्नलिस्ट का, और वो भी आक्रामक पत्रकार लेखक का, क्योंकि मैं भगत सिंह सुभाष पर लिखता था, वो भी धर्मयुग में धर्मवीर भारती छापते थे। तो उन्होंने कहा कि कंटेंट पे निगाह रखना। तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारी जो सरकारी भाषा है, मंत्री के जूते के तस्मे बांधने वाली या पत्थर का शिलान्यास किया, ये समाचार हमारे समाचार नहीं होना चाहिए। हम जन भाषा में समाचार पढ़े, क्योंकि हमारी जो दूरदर्शन की समाचार की भाषा गढ़ी थी शुरुआती दौर में, वो कमलेश्वर और ए प्रताप नाम के आदमी ने गढ़ी थी। ए प्रताप बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, बीबीसी लंदन में चले गए थे बाद में, और बड़े भारी राइटर थे, कमलेश्वर के भी सीनियर थे। और बाद में कुबेर दत्त वगैरह भी लिखता था ये सब भाषा, बहुत अच्छी समाचारों की, जो आक्रामक भाषा थी। पर वो हमारे यहाँ समाचारों की भाषा धीरे धीरे सरकारी होती चले गई। और फिर इमरजेंसी के दौर में, और आपको ध्यान होगा उसके बाद इंदिरा जी के दौर में 84 तक तो बहुत ही भाषा अलग ही हो गई थी। लेकिन 92 में आते आते ये जो आज तक प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया 30 मिनट का, ये बेहद लोकप्रिय होने लगा। इतना लोकप्रिय कि गिल ने मुझे एक दिन बुलाया कि तू पुत्र मेरे नेशनल न्यूज की मेन न्यूज मार रहा है, मेरी मेन न्यूज पिट रही है पुणे वाली, तो इसको पीछे धकेल। ये पहली बार हुआ कि एक लोकप्रिय कार्यक्रम को धक्का मार, इसलिए कि वो लोकप्रिय है। तो उसको रात को 10 बजे फेंका गया आज तक को। अच्छा। और उसकी फीस बढ़ाई गई। हम पहले 35,000 रुपए आधे घंटे लेते थे, बोले 45 वसूलो इनसे। अब उनको लोकप्रियता की कीमत चुकानी पड़ी कि वो पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। बाप रे। और 45,000 में वो रात 10 बजे आते हो, तब भी लोकप्रिय होने लग गए। आप आज तो बाद में वो स्वतंत्र चैनल ही बन गया, और आज इतना बड़ा नाम है कि दूरदर्शन उल्टे उनकी नकल करने को धृत बैठा। अभी ताजा तो ताजा आपका समाचार, बुरा हाल है। हम मतलब हमारे दौर का ये बता रहे तेवर। तो हमने नितिन उस दौर में ऐसे धारावाहिक इंट्रोड्यूस किए, द ग्रेट मराठा, महान धारावाहिक इंट्रोड्यूस किए। द ग्रेट मराठा, मुझे याद आया आपके बोलने से, टीपू सुल्तान, अकबर, टीपू सुल्तान, यस यस।
तो तमाम महान सीरियल जिनकी स्क्रिप्ट अच्छा और हमारा कंटेंट पे इतना जोर होता था। देखिए असल में तब भ्रष्टाचार नहीं था, हम लोग कहते थे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे गुलजार साहब का गालिब हो, टेप फेंक दी जाती थी अगर क्वालिटी में समझौता किया है घटिया तो ये बहुत बड़ी बात थी। संबंध अपने टकराव भी बहुत होते होंगे ना इस तरह, बहुत होते थे, लेकिन संबंध अपनी जगह। मगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं रहस्य खोलूं तो आप चौंक जाएंगे कि बिना एक पैसा खर्च किए दूरदर्शन मेट्रो 400 करोड़ कमा के दे रहा था। बताइए कैसे आज के हमारे जो वर्तमान नीति निर्धारक है उनको कल्पना भी नहीं होगी कि हम ये थे। हम सुबह से रात तक केवल 6 अधिकारियों से मैं दूरदर्शन मेट्रो चैनल चला रहा था। बाद में तो 21 में से 18 चैनल खोलने मेरा योगदान है। डीडी भारती मेरा खुला हुआ साहित्य संस्कृति कला का चैनल, डीडी कशीर मेरा खुला हुआ, डीडी उर्दू मेरा खुला हुआ और अभी भी चल रहा है, लोकप्रिय भी है। लेकिन हम 4-6 लोग पूरा चैनल चलाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक भी प्रोग्राम इन हाउस बना ही नहीं रहे थे मेट्रो में। सुबह से रात तक हम स्लॉट बेचते थे ना। सुबह 6 बजे का स्लॉट हमने एक बार बना लिया, इसको बोलते फिक्स पॉइंट चार्ट, FPC, कि ये प्रोग्राम सुबह हम धार्मिक देंगे, मान लो भक्ति से उत्प्रोत, तो इस पे जो भी आना चाहे, जो भी नीलामी होती थी, बिड लगती थी, वो उस स्लॉट में आ जाए। तो जो हाईएस्ट बिडिंग करता था वो आता था। तो रात 6 से 11 तक, सुबह 6 से 11 तक सारे स्लॉट बिके हुए थे हमारे। यानी बस सिर्फ टेप आते थे और हमारे यहाँ प्रीव्यू होता था और हम क्वालिटी देखते थे और चीजें जाएगी। और वो सब कमाऊ पूत है, हमको कमा के दे रहे हैं। उनमें अनाप शनाप प्रतिस्पर्धा थी। आपको ध्यान हो, न्यूज ट्रैक भी चलता था, प्रीतिश नंदी का भी आता था और बड़े बड़े प्रोग्राम आते थे। बिल्कुल। तो डीडी मेट्रो सडनली, सोनी आ गया था भारत में, स्टार आ गया था, आपको बता दूं मैं। हाँ, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कंपटीशन देने लगा था। हाँ, उसके बावजूद 92 में हम लोग 94 आते आते दूरदर्शन का डीडी मेट्रो, ये DD2 नाम से चल रहा था चुपचाप, किसी को खबर नहीं है। यहाँ साहित्यिक प्रोग्राम में पेश करता था साहित्यिकी नाम से, DD2। DD1 के बाद ये एक्सपेरिमेंटल टीवी था जो केवल दिल्ली के आसपास दिखता था थोड़ा सा। इसको मेट्रो बनाया गया, मेट्रो सिटी तक ले जाया गया। अच्छा, इसलिए इसका नाम मेट्रो रखा गया कि हाँ, ताकि मेट्रो सिटी तक ले जाएंगे इसको। और पहले भारत की प्रदेशों की राजधानी तक गया है। तो आप यकीन मानेंगे, वो 400 करोड़ का रेवेन्यू अर्नर हो गया और हाईएस्ट उसकी TRP हो गई, उसकी व्यूअरशिप हो गई। यानी DD1 को खतरा होने लगा। उसके बाद हमने एक इंटेलेक्चुअल चैनल खोला था जो आप लोगों को याद नहीं, उसका नाम था DD3। अच्छा, हाईली इंटेलेक्चुअल चैनल, बुला के तरुण तेजपाल सरी के 50 पढ़े लिखे लोगों को, राहुल देव को, और जितने बड़े नाम उस समय स्कॉलर्स थे, प्रणय राय को, इनको प्रोग्राम दिए जाते थे कि आप लिटरेरी प्रोग्राम बनाए। इनसे लिटरेचर के प्रोग्राम बनवाए। बुक रिव्यू होने लगी थी DD3 पर। बहुत एनरिचिंग था। मतलब मैं देख रहा हूँ कि DD1 पर राष्ट्रीय स्तर के शो चलते थे। डीडी मेट्रो आपने कहा कि थोड़ा सा एंटरटेन करता था और DD3 में आपने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तड़का लगाया, तो सबके लिए कुछ ना कुछ था। हाईली इंटेलेक्चुअल उसमें ये था कि जैसे फोर्स ऑफ इंडिया सीरीज हमने बाद में DD1 पे भी दी, ज्ञानदेव हंस को और ये पुष्पेश पंत को और चिन्नी को। ये भारत के किलों पर शुरू किया। ऐसे आजादी के मंदिर नाम से सीरीज शुरू की। कुछ ना कुछ उन दिनों आना भी शुरू हो गया। जैसे देश की आजादी की 25वीं सालगिरह में जब 25 से 9 तभी हो गई थी 75 के 80 के दशक में, लेकिन 50वीं सालगिरह हमारे सामने आई। हमने उस पर बहुत जबरदस्त धारावाहिक बनवाया, देशभक्ति से ओतप्रोत और आजादी के मंदिर नाम से। प्लस मैं जब गया, ये फैक्ट बता रहा हूँ, कोई आत्मश्लाघा नहीं है, मेरे को उनसे निंदा भी नहीं है, उस परिवार से भी किसी से भी मेरा कोई आलोचना नहीं, क्योंकि मैं सबके प्रति संभाव से मेरा अध्ययन रहता है, स्वाध्याय चिंतन है। गांधी, नेहरू, पटेल पे तो बहुत कुछ मिलता था, सुभाष, भगत सिंह, आजाद पर कुछ नहीं मिलता था अंदर। तो मैंने ही क्रांतिकारियों पर बनाना शुरू किया और मेरी पहली फिल्म आजाद की याद है, नौकरी के बाद आने पे। फिर भगत सिंह पर एक इनकलाब, एक विचार की यात्रा। इस तरह से मैंने काम शुरू करा कि क्रांति, और फिर मुझे लगा जिंदा क्रांतिकारियों को पहले पकड़ लूं क्योंकि ये जाते जा रहे हैं। हाँ, तो वो जिंदा दस्तावेज थे, उनसे बात करनी शुरू की। वहां तो एक सीरीज शुरू करी, इतिहास के गवाह। उनमें हमने क्रांतिकारी शिव वर्मा, मनमथनाथ गुप्त। फिर एक सीरीज शुरू करी मैंने, शताब्दी के गवाह। उनमें बाबा विशंबरनाथ पांडे कुछ हैं, यूट्यूब पर मिलेंगे भी आपको कुछ सीरीज। ये मैं खुद बातचीत करता, या मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता, मैं खुद वॉइस ओवर करता, खुद ही प्रोडक्शन, खुद ही डायरेक्शन। उन दिनों बहुत चढ़ता था ना, संगीत भी खुद दूंगा। मतलब बस ये समझ लीजिए कि मैं A to Z पीर बबरची बश्ती खर हो जाता था। कैमरा मैं नहीं करता था, लेकिन स्क्रिप्ट भी मेरी, वॉइस ओवर भी मेरी। हाँ, मुझे अच्छा आनंद आता था। तो कई लोगों ने मुझे दोनों बात कही। नहीं तो इतने कम लोग थे और आप उनमें से एक थे, इतना सारा काम संभाल रहे थे।
कैसा आनंद माहौल आता था? था, जुनून था। अब मेरी बीवी कहती कि तुम्हें पता भी लगा तुम्हारे बच्चे कब बड़े हो गए। हम सुबह से जाते और रात 11-11 बजे घर आते थे। जवान लोग थे, आईएएस क्लब तो खुला नहीं था, प्रेस क्लब में बैठते एडिटिंग करने के बाद खाना खाते ताकि वाइफ को रात को ना उठाना पड़े। यंग एज में 30-32 साल की उम्र में भी मतलब जुनून था हमको। तो आपको बता रहा हूँ कि आपके आपके बच्चे भी 90s में ही बड़े हो रहे थे हमारी तरह? हाँ, मेरा बड़ा बेटा 92 में हुआ है और छोटा 97 में। अच्छा। लेकिन ये सब शक्तिमान और ये सब देखते थे और ये भी ऐसे नाचते थे बाथरूम। बीवी कहती क्या करोगे, ये सब उड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से कर्जन रोड अपार्टमेंट में, आप क्या सीरियल दिखाते हो। लेकिन शक्तिमान बच्चे नाचते हुए भी ऐसे वो गिल्ली की तरह नाचने लगते थे, शक्तिमान की तरह। आपको याद होगा तो हमको अनाउंस करना पड़ा था कि वो इसकी तो मुझे कॉपी न आपसे करें। पूछना ही था कि ये जो कुछ बड़े बड़े सीरियल्स हैं उनमें से कुछ के नाम तो जरूर बताइए जो आपने ही कमीशन कराए, और क्योंकि मुझे फिर उनके अंदर की बातें पूछनी है तो कुछ अरे नाम बहुत तो बताए। दिलचस्प अरूप बात भाई है। भी पूछेंगे अभी। हाँ हाँ। हाँ, नहीं अब देखो, सबसे दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ भारत में लाखों खत हमारे हम लोग के समय आते थे, तब मैं फ्रीलांसर था। लेकिन हमारे यहाँ कभी कल्पना नहीं की कि इन बोरे भर चिट्ठियों का क्या किया जाए। मेक्सिको यूनिवर्सिटी से एक लड़की हमारे यहाँ आई, वो चिट्ठियां बोरे भर के मांगी उसने, बोरे भर के चिट्ठियां लेके उसने डॉक्टरेट की और फिर ये बताया कि भारत में हम लोग ने कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति कर दी, कितना परिवर्तन आया, शराबखोरी के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, दहेजखोरी, फलाना फलाना सब उसकी रिसर्च है। ऐसे बुनियाद ने पार्टीशन के दर्द को उभारा। तो एक दौर अचानक और बहुत बड़ा आया नितिन, इसका श्रेय देना चाहिए। राजीव गांधी ने लिबरलाइजेशन का दौर शुरू कर दिया था। हम नरसिंह राव को श्रेय देते हैं, लेकिन राजीव जी ने बुला के कहा हम अधिकारियों को कि दूरदर्शन में मेरे खिलाफ भी आप जो दिखा सकते दिखाइए और ये करिए कि खुलकर के चीजें आए। तो तमस शुरू किया, आपको ध्यान हो, जो कांग्रेस के सीधे खिलाफ जाता था कि पार्टीशन के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहा जिम्मेदार था। पार्टी है। लेकिन इवन यही नहीं, जनवाणी नाम का एक प्रोग्राम शुरू हुआ जो विनोद दुआ करते थे, जिसमें राजीव गांधी के मंत्रियों को नंगा किया जाता था, एक्सपोज कर दिया जाता। अभी विनोद दुआ साहब का निधन हुआ तो बहुत लोगों ने जनवाणी को खूब याद किया। विनोद एंकर थे, पर विनोद को भी, जादू की बात बता रहा हूं अंदर की, बहुत कम लोग जानते हैं, विनोद को भी चिट्ठियां नहीं पढ़ाई जाती थी कि क्या सवाल पूछना है। अच्छा। ये सवाल उसे भी नहीं मालूम होता था। देश भर से लाखों पत्र आते थे, उन पत्रों की छटाई होती थी, उन प्रश्नकर्ताओं को बुला के दिल्ली के होटलों में चुपचाप ठहरा दिया जाता था, फिर उस प्रोग्राम में लाइव बैठाया जाता था और तब विनोद को पत्र दिए जाते थे प्रोग्राम शुरू होने के 10 मिनट पहले, मेकअप पे समय। यानी विनोद भी एक्सपोज नहीं कर सके कि क्या सवाल पूछे जाने हैं, तो मंत्रियों को कैसे पता लगता। उसमें कई मंत्रियों के पद चले गए, आपको ध्यान हो, अब्दुल गफूर कुरैशी और बहुत लोगों के। एक टेलीफोन मिनिस्टर से कहा कि सर आप देखिए, उन दिनों डायल सिस्टम था, आपको ध्यान है, एसटीडी आईएसडी का दौर था। हाँ। बोले सर आप ये टेलीफोन ही नहीं मिलता। बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी शुरू करा, एसटीडी इतना स्मूथ है, ये इतना स्मूथ है। उन्होंने कहा सर आप लगाइए। उनने एक फोन लगाया, वो ये फैक्ट है, लाइव में गया तो उनने फोन लगाया, मिला ही नहीं। दूसरा फोन लगाया तो ऑपरेटर ने उठा लिया। तो ऑपरेटर से उन्होंने कहा मैं तुम्हारा टेलीफोन मंत्री बोल रहा हूँ। तो उसने कहा दारू पी के दिल्ली में सब 6 बजे ऐसे ही बोलते हैं। उधर से ये जवाब आया। उसने कहा भाई शराब पी के सभी मंत्री हो जाते हैं, फोन रख। तो मिनिस्टर ने कहा मैं सचमुच तुम्हारा मंत्री बोल रहा हूँ। ये आलम थे। आपको ध्यान हो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह खाद्य मंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पत्नी सीता देवी है ना, सड़े हुए गेहूं लाके ने प्रोग्राम में दिखाया कि ये गेहूं खिला रहे हो तुम हमको। अरे बाप रे, ऐसा हुआ? ऑफिशियली हुआ था। अरे बाप रे, ये लाइव में गया था। अरे गजब। तो वो जनवाणी बेहद लोकप्रिय हुआ। उसमें आखिर में राजीव जी भी आने वाले थे, लेकिन इसी बीच दूरदर्शन के अंदर का कुछ कार्ड ऐसा हुआ कि किसी ने टेप गायब कर दिया, मास्टर टेप, जो राजीव जी नहीं देख पाते थे वो मंगवा के देखते थे। तो वो टेप गायब होने से फिर कुछ अधिकारियों का निलंबन हुआ, कुबेर दत्त वगैरह का ट्रांसफर हुआ, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट था उसको भगाया गया। वो किसी ने या तो बेचे थे, कुछ हुआ था कोई मंत्री के एजेंडे पे, तो प्रोग्राम फिर बंद हो गया। लेकिन आपको ध्यान हो तो उन दिनों फिर एक ऐसी फिल्मों का दौर चला, पार्टी, पार, पोस्टर, सूखा, ये ऑफिशियली जाने लगी दूरदर्शन पे। भूमिका, बहुत तीखे तेवर थे, मतलब जब आप जिस दौर में आए और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा उसे तीखा करने में। उन्मुक्तता दी गई थी। लोग कहते हैं सरकारी भोपू, बिल्कुल गलत बात। हमारे पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, बल्कि कहा जाता था हमारे खिलाफ खुलकर बोलो, खुलकर लिखो, खुलकर प्रोग्राम पेश करो, और जो कहना कहो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुधार लाओ, डीडी के प्रोग्रामों में सुधार लाओ, कंटेंट में सुधार लाओ। तो बहुत सुधार आना शुरू हुआ। ये दौर जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ दौर में मानता हूँ 90s का, ये सबसे बेस्ट सीरियल सर्कस, नुक्कड़, हम लोग, बुनियाद,
आज आज भी कोई प्राइवेट चैनल कोई सीरियल गिना दे, उनके पास 2 नाम गिनाने को नहीं होंगे, हमारे पास 250 नाम होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, इतने सारे सीरियल थे। महान हाँ, सौरभ, बिल्कुल। सुल्तानिया, आज भी ग्रेट लोगों मराठा। को मुझे अच्छे से मालूम है, बहुत सारे अच्छा, लोग फिर आज हमने एक YouTube और पर प्रयोग देखते शुरू हैं। किया, वो तो मैं बताना भूल ही गया। बताइए बहुत बताइए। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ नितिन। हिंदुस्तान के टॉप महान लेखकों की कथा कृतियों और कलाकृतियों पर सीरियल बनवाना। मसलन आशापूर्णा देवी की प्रथम प्रतिश्रुति, आपको ध्यान हो, आपको ध्यान हो तो इलाचंद जोशी का सन्यासी मैंने बनवाया, वाह, ये डीडी भारती में शुरू किया। और उच्च कोटि के साहित्यिक धारावाहिक, जहाज का पंछी, उसके बाद हमने अमृतलाल नागर का मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, नाचियो बहुत गोपाल, ये सब ऐसे कई सीरियल बनवाए। और इन महान कहानीकारों की रचनाएं ले लेकर लंबे, शिवानी की थी कृष्णकली, अमोल पालेकर से बनवाई। अच्छा, बुलाकर दिए जाते थे बड़े लेखकों के। प्रेमचंद की कहानियां हमने गुलजार साहब को दी थी, हालांकि उन्होंने गोबर कर दिया, वैसा नहीं बनाया जैसा उनसे उम्मीद थी गालिब साहब की तरह। लेकिन फिर सदगति सत्यजीत रे ने बनाई थी, आपको ध्यान हो, दूरदर्शन। ऐसे महान लोगों को बुलाकर दिया जाता। बासु चटर्जी से मैंने बनवाई 26 प्रेम कहानियां। उसमें हमने क्या करा, चूंकि उनकी एक छोटी सी बात आ गई थी, प्रेम कहानियां भी मशहूर हो रही थी, तो हमने बासुदा को कहा कि बासुदा, आप हर प्रदेश की एक प्रेम कहानी उठाओ और उसको महान कलात्मक ढंग से चित्रित करो जी। आप कल्पना कर सकते हो कि मैंने बुद्धदेव दास से एक ऐसी महान चीज बनवाई जिसकी लोग आज सपने में भी रचना नहीं। गीतांजलि तो हमने पिक्चराइज करवाई, पूरी गीतांजलि, सब महान सिंगर से गवाई, सब महान रचनाकारों ने उसे गाया और सब स्वरों में है, सब लेखकों के उनके स्वर हैं, सब। जगजीत सिंह भी गा रहे हैं गीतांजलि। दूरदर्शन के खाते में ऐसे ऐसे नगीने हैं कि कहने ही क्या। अच्छा, अभी अरूप भाई हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और उनका ना बहुत नॉस्टैल्जिया है 90s को लेकर, और खासकर मैं अरूप दा को पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा, लिंक टूट जाएगी। वही जो तुम कहते हो, बुद्धदेव दास से हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की कहानी, जो कविता है, कविता को कहानी रूप में पिक्चराइज किया। उसमें भी एक्सपेरिमेंट है। इस पोएम के पीछे क्या स्टोरी होगी। तो जब दादा बना के दे गए 13 एपिसोड, तो दादा बोले कि, मैं बोला दादा सीरियल का नाम क्या रखे, अभी तू रख ले, मेरे को नहीं पता, मैं तेरा कहानी बना दिया है। तो 13 एपिसोड बनते थे, तो 13 कहानी का नाम दिया मैंने त्रयोदशी। वाह। वो दादा को इतना पसंद आया और वो सीरियल आज भी हाईली इंटेलेक्चुअल सीरियल में काउंट होता है। वाह। तो अरूप भाई, इतने सारी बात आपने सुनी, राजशेखर जी ने तो पिछले 15-20 मिनट में एकदम दूरदर्शन की यात्रा करा दी। इसमें क्या क्या आपकी याददाश्त में है, क्या क्या जहन में है? जी नितिन जी, पहला तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके लिसनर्स को कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें राजशेखर जी से ये कहानियां सुनने को मिल रही है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता था ये हम पर्दे के सामने बैठ के जब टीवी देखते थे, उसमें तरह तरह के सीरियल्स देखते थे और सुपर हिट मुकाबला जैसे बिगड़े हुए बच्चों के शोज देखते थे, तो वो उससे हमें पता नहीं चलता था कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है। तो अभी राजशेखर जी फरमा रहे थे अपनी कहानियां, तो मुझे 3 चीजें मेरे जहन में तुरंत आई। पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा यहाँ पे भूमिका आपके शो में आज एक अनाड़ी और एक अननोन इंडियन, जो कि निराज सिंह चौधरी के किताब का नाम है, तो मैं एक अननोन और एक अनाड़ी इंडियन के तौर से कह रहा हूँ कि 3 चीजें तुरंत मेरे स्मरण में आई। एक तो आज आपके शो में मैं आने से पहले हेडफोन को डिसएंटेंगल कर रहा था अपना, तो मुझे याद आया गालिब का वो इब्तिदा से गुलजार साहब का पढ़ा हुआ कि बल्ली मारा की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, और आज मुझे पता चल रहा है कि इसके पीछे राजशेखर जी और काफी सारे अन्य लोगों की इतनी अहम भूमिका रही थी। अकबर, जिसका टाइटल सॉन्ग बहुत ही लुभाता था मुझे, उससे समझ में आया कि दरबारी राग क्या होता है। और अभी राजशेखर जी कह रहे थे कि ये जो डीडी मेट्रो ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। इस बिगड़े हुए बच्चे ने मुझे सबसे पहली बार ओ हेनरी नामक जो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उनकी कहानियों से परिचित करवाया। जो बासु चैटर्जी, जैसे राज जी कह रहे थे, उन्होंने एक श्रृंखला बनाई टीवी शोज की, उसमें ओ हेनरी का गिफ्ट ऑफ द मजाई भी था, और इत्तेफाकन मुझे कमलेश्वर के चप्पल का लेसन भी वहीं से मिला था सबसे पहले, जो
आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको कमलेश्वर के चप्पल के बारे में कहा था। तो वो ये जो तरह तरह के सीरियल्स जो रात को तकरीबन 8:30 से 10 के बीच में होते थे, एक तो सेक्शन रहता था जहां पे आज तक और बाकी खबरों का एक सेगमेंट रहता था, लेकिन उससे थोड़ा पहले और थोड़े बाद जो एडेप्टेशंस होते थे वो यंग ऑडियंसेस के लिए, खास करके 7 से लेके 17-18 के उम्र के ऑडियंसेस के लिए बहुत ही बड़ा एक एजुकेशन था। और मैं यहाँ पे एक अपने बारे में एक छोटा सा फैक्ट बता के अपना ये वक्तव्य पूरा करूंगा कि मेरा बहुत एक स्वर्ण एक गोल्डन पीरियड रहा है 90s, क्योंकि मैं 90s में आज भी जीता हूँ। 90s एक टाइम पीरियड ही नहीं, एक एडजेक्टिव ही नहीं, बल्कि एक स्पेस बन गया है ऑलमोस्ट। और क्यों मैं टीवी सीरियल्स इतना ज्यादा इंतजार करता था, क्यों 90s मेरे लिए इतना अहम भूमिका रखता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था, शायद आप भी हो रहे थे और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी उस वक्त बड़े हो रहे थे, लेकिन मैं एक दुकानदार का बेटा था। जो दुकान फ्यूचर में चली नहीं, और उस दुकान में काफी सारे चीजें आती थी, काफी सारे कमोडिटीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते थे, टूथपेस्ट से लेके पैकेज्ड फूड से लेके, जो आज हम बहुत ही एक ग्लैमरस रूप जिसका आज हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का या फिर वेफर्स का या फिर पैकेज्ड फूड्स का, टोमेटो सॉसेस का, जो आज हमारे लिए बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है, वो उस वक्त मैं नया नया देख रहा था। और उन चीजों का जब एडवर्टाइजमेंट होता था टीवी में तो मैं भाग भाग के जाता था। जैसे कि एक कोई इंसान सत्यजीत रे का फिल्म देख के या रस्किन बॉन्ड का किताब पढ़ के अगर रेलवे के पीछे भागता हुआ जाता है, तो ठीक उसी तरह से ये जो नया मॉडर्निटी आ रहा था, इसने सिर्फ उस दुकानदार के लड़के को ही इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को साइमल्टेनियसली, जो कि आज फेसबुक या ट्विटर कर पाता है, वो उस दौर से करना शुरू किया। लेकिन उसमें एक बहुत ठोस एजुकेशनल कंटेंट था और मानसिकता को पॉजिटिवली प्रभावित करने का एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसके लिए मेरे ख्याल से हमें राज जी और उनके कॉलीग्स के प्रति बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। बिल्कुल भूल गया था जी। जब इन्होंने वो हेनरी की कहानियां याद दिलाई तो मुझे याद आया, हमने रंजीत दादा को बुला के, रंजीत कपूर को, अभी हैं वे जीवित हैं, उनसे चेखव की कहानियां बनवाई थी। अरे मुझे याद है, वो एंटन चेखव की कहानियां आती थी। हाँ, चेखव की दुनिया। अरे गजब, वो मेरे बचपन की बिल्कुल याद है एकदम। और चेखव की दुनिया के अलावा बहुत ही मशहूर सीरियल एक और आपको याद दिलाता हूँ। इन्होंने जब कहा, बहुत 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 सारे ऐसे धारावाहिक थे जो विदेशी कहानियों पर बनाए थे, विश्व की प्रसिद्ध कहानियों पर। उनमें विश्व प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखलाएं थी, सीरीज की सीरीज। अभी रस्किन बॉन्ड का नाम लिया इन्होंने। रस्किन बॉन्ड की मैंने 3 सीरीज बनवाई थी। वो रस्किन बॉन्ड की कहानियों में मुझे याद है, एक था रस्टी, तो मैंने अभी बनवाया था रिटायरमेंट के कुछ साल पहले। एक था रस्टी, उनके बचपन की कहानी, लेकिन इससे पहले रस्किन बॉन्ड की कहानियां भी बनवाई थी। अच्छा, मेट्रो चैनल पे। हाँ, तो एक बार बताइए राज जी, मतलब मैं पूछ रहा था कि जैसे रामायण आया, महाभारत आया, वो दौर था, आपने देखा है, फिर टीवी को आपने बदला भी, आप खुद भी उस प्रक्रिया में शामिल थे जो टीवी को बदलने की थी, खासकर दूरदर्शन को बदलने की। और जब आपने छोड़ा तब भी वो बदल ही रहा था, और कहाँ था और कहाँ पहुंचा उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, उस पर आपकी लेनी है। तो आपने 3 तरह के दौर देखे, एक शुरुआती, एक बीच का और एक अब वाला, जहां आप निकले वहां से बाहर। तो आप क्या पा रहे हैं अभी जाते हुए, आपने क्या पाया कि अभी उसमें कोई गुंजाइश बची है? क्या वो उतना ही मनोरंजक होगा जितना हम 90s किड्स को लगता है, या फिर अब वो दौर खत्म हो गया है भाई, अब नहीं बचा है, अब तो पुराने वाली सीरियल देखो आप लोग, अगर आपको वो ही याद करना है तो पुराना कुछ? मैंने एक बार एक प्रयोग किया, जब तुम कह रहे हो तो मैं बताता हूँ। 2013 में मैं नेशनल चैनल का हेड बना। तो होता क्या था नितिन, मैंने प्रयोग करके देखा और मैं बहुत सफल रहा। होता क्या था, हमारे यहाँ कोई धारावाहिक खत्म हो, भ्रष्टाचार कहाँ है मुझे कभी दिखता नहीं था दूरदर्शन में, लेकिन मैंने पहली बार पाया जब मैं दूरदर्शन नेशनल का हेड बना। तो होता क्या था कि सीरियल कोई खत्म होने लगता था, तो बीच में जब हमारे यहाँ प्रोफेशनल खत्म हुए और IAS अधिकारी और इनको DG बनाया जाना लगा, तो उनको अचानक हमारे यहाँ के प्रोग्रामर जाके डराते कि सर ये सीरियल खत्म हो रहा है। तो वो ये घबरा जाते मानो कोई पर्दा ब्लैंक जाएगा, अब क्या करें।
तो तत्काल उसी सीरियल को बढ़ा देते चाहे कचरा ही चल रहा हो। तो वो चीजें होने लगी थी। तो जब मैं नेशनल हेड बना तो मैं चूंकि अंदर का आदमी था, बरसों काम किया था, A to Z जानता था, हमारे खजाने में क्या है मुझे सब मालूम था। मेरे टंग्स पे ट्रिपल T रहते थे, ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड टेलीकास्टेड। प्रोग्राम्स की सूची, मतलब 2500 प्रोग्राम मेरी जबान पर याद होते थे। कैन यू बिलीव? मैं जानता था कौन सा प्रोग्राम कभी भी लगा दूं तो कभी भी हिट होगा। तो एक प्रयोग करके बताया मैंने कि जैसे मान लो CID चल रहा था बाहर किसी चैनल पर, प्राइवेट चैनल पर, तो मुझे जासूसी धारावाहिक लाना है, तो मेरे पास डिटेक्टिव करण भी था और फलाना भी था और ढिमका भी था। लेकिन अचानक मुझे मेरे खजाने में ध्यान आया कि अपन ने बासु चटर्जी से 2 लाख रुपए पर एपिसोड पर ब्योमकेश बख्शी बनवाया था। इतना महंगा था? आप सुनो तो हिल जाओगे। ब्योमकेश बख्शी 1 घंटे का था। हमने बासुदा से कहा कि बासुदा आप इजाजत दो तो मैं इसको आधे घंटे का एडिट कर लूं। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम जो चाहे करो अभी। तो मैंने हाफ एन आवर का किया और आनंद शंकर का म्यूजिक था तो उसको स्लो ट्रैक था, हमने फास्ट ट्रैक पे डाला और म्यूजिक की ट्यून चेंज कर दी सुपर फास्ट करके। और उसी ब्योमकेश बख्शी को जब मैंने नेशनल पे परोसा 3 दिन, मंडे टू फ्राइडे का प्रयोग भी इंडिया में मिला है। इसको मैं हॉलीवुड में पढ़ा हूं तो मैंने चिपका डालो शब्द दिया यहाँ कि मैं एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते का आदमी को टाइम नहीं दूंगा कि वो वेट करे कि अगला सीरियल कब आएगा। मैं मंडे टू फ्राइडे सीरियल सरस्वती चंद्र में लाया संजय लीला भंसाली से, सत्यमेव जयते आमिर खान से लाया, 13 तक का प्रयोग बता रहा हूँ। तो नए के साथ मैंने पुराना परोसना शुरू किया और हमने एक साहित्यिक उपन्यास लाल कोठी अलविदा बनवाया था परीक्षित साहनी से, वो भी परोसा, ब्योमकेश बख्शी भी परोसा और कई पुराने हमारे श्रीकांत वगैरह सब लगाए। आप यकीन करोगे जो सीरियल मैंने 2 लाख पर एपिसोड में बनवाया था बासुदा से, उस सीरियल ने पर डे 24 लाख देना शुरू कर दिया हाफ एन आवर में आके। क्या बात है! विज्ञापन से। और मतलब 3 दिन में 48 लाख दे रहा है, तीन हाफ एन आवर के में। क्या बात! तो हमने उसको 7 दिन चलाया। आपको ध्यान, उसके बाद यश चोपड़ा को ध्यान गया और उन्होंने ब्योमकेश बख्शी फीचर फिल्म बनाई। बिल्कुल, हाँ। ये 13 के बाद प्रयोग हुआ है। हाँ बिल्कुल। अभी तो हमने पुराने कचरे से भी, मैंने कहा मैं चूसे हुए गन्ने से भी रस निकालूंगा। हम इंदौर उज्जैन के लोग हैं, चूसे हुए गन्ने में अदरक नींबू लगा के फिर डालते हैं, अदरक नींबू लगा के फिर डालते हैं, फिर रस निकालते हैं। तो हमने चूसे हुए गन्ने से मिरेकल किया और वो गन्ने का रस परोसा। तो किसी ने कहा कि राजशेखर जी तो सब बुड्ढे ठुड्डों के सीरियल दिखा रहे हैं पुराने जमाने के, दूरदर्शन को ओल्ड एज में लिया है, कितने दिन चलाएंगे इससे। लेकिन हम नया प्रयोग भी कर रहे थे। आमिर खान को सत्यमेव जयते भी लाए और कोक स्टूडियो भी लाए यंग बच्चों को। अरे क्या गजब के हिट है, क्या गजब के हिट। हिट कोक स्टूडियो के लाने के साथ साथ एक प्रयोग और किया कि जब इंडियन आइडल आना शुरू हुआ अमेरिकन आइडल की तर्ज पे विदेशी चैनलों पे और प्राइवेट चैनलों पे, तो हमने नाद भेद नाम से एक भारतीय सांस्कृतिक साहित्यिक शास्त्रीय संगीत पे प्रोग्राम शुरू किया। आपको ध्यान हो, शबाना आजमी से एंकरिंग करवाई और बंबई दूरदर्शन, लखनऊ दूरदर्शन, जयपुर दूरदर्शन और इन सबको प्रतियोगिता का केंद्र बनाया और भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा पर नाद भेद एक सीरियल शुरू कराया। बढ़िया। ये भी बहुत अद्भुत लोकप्रिय हुआ। सितार वादन से लेकर बांसुरी वादन इनकी प्रतियोगिता, और उसमें हरीश प्रसाद चौरसिया और इनको जज बनाते थे, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक वगैरह। तो ये प्रयोग बहुत सफल रहा और 13 में आपको फिर आश्चर्य दिखाऊं कि 50 साल के इतिहास में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मैंने अपने कई डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, 50 साल के इतिहास में दूरदर्शन फिर हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट टीआरपी पे चली। सच ये है कि इसमें पोटेंशियल बहुत था, लेकिन बहुत कम अफसर ही होंगे जो उसे पहचान पाए होंगे। क्योंकि बाहर हम जो लोग सुनते हैं राजशेखर जी, वो यही सुनते हैं कि दूरदर्शन सरकारी हाथों में है, अफसरशाही लागू है, लाल फीता है ना। इसके चलते ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर मैं जिस त्रास से गुजरा हूँ उस त्रास की आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एक भ्रष्टाचार बंद कर दिया, नए सीरियल आने नहीं दे रहे हैं, तो प्राइवेट प्रोड्यूसरों की एक जो लॉबी थी बॉम्बे की, वो आपकी दुश्मन हो गई। जो चवन्नी छाप सीरियल बना के चलाती थी पैसे खिला के, वो बंद हो गई। नीचे वो भ्रष्ट अधिकारी जो सीरियल आगे एपिसोड बढ़वा लेते थे, वो बंद हो गए। तो आपके लाखों दुश्मन खड़े हो गए क्योंकि आपने सबका धंधा ठप कर दिया और आप पुराने सीरियलों से ही जादू चला रहे हैं। नहीं तो अगर अब मैं ये पूछूं आपसे कि कुछ नया नहीं आया, उतना अच्छा नहीं आया जैसा आप लोगों के पीक पर आ रहा था, तो वो क्या उसका कारण दूरदर्शन के अंदर का करप्शन था या क्रिएटिविटी ही कम हो गई? अब भी खुल के नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, हमारी आचार के खिलाफ होगा, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि देखिए बहुत सारा तंत्र है। मैं आपको बताऊं छोटा सा उदाहरण, इसे मैं सार्वजनिक कह सकता हूँ। जैसे अब हम जब टॉप 3 में आ गए हम, तो हमने कहा कि एड भी देना पड़ेगा क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अपने को हल्ला भी करना पड़ेगा, अपना ढोल अपना ड्रम बजाना, प्रमोशन। बिल्कुल। तो हमने अखबारबाजी शुरू की, पोस्टर, पंपलेट, पर्चे। और ये भी मेरा प्रयोग है, कम लोग जानते हैं इस योगदान को
कि जब हमने कहा कि हमें दूरदर्शन के धारावाहिकों के पोस्टर और होल्डिंग लगाने चाहिए, तो हमसे कहा गया कि इस पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, रेलवे स्टेशन पे लगाएंगे, एयरपोर्ट पे लगाएंगे, हम कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो हमारी अपनी है, बंबई दूरदर्शन है, लखनऊ दूरदर्शन है, हम उन्हीं बिल्डिंगों पे क्यों नहीं लगा सकते। हाँ, बड़ी ये अच्छी बात अच्छी समझने- जगहों पर, बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन पर है, बिल्कुल ठीक नहीं, बोल हमारी प्राइम लोकेशन पे है। यस, तो हमारी बात सुनकर के हमारे चीफ व्हिप को लगा कि यार ये तो अद्भुत प्रयोग कह रहा है राजशेखर व्यास। मैंने कहा आकाशवाणी दूरदर्शन तो हमारी अपनी है, हम वहां क्यों नहीं लगा सकते। तो ये बात सबको जमी कि ये बहुत सुंदर बात है, और वो पोस्टर लगे। तो अखबारों में जब एड गया, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये विज्ञापन प्रशासन देता था, प्रशासन तंत्र, प्रोग्राम तंत्र नहीं देता है, क्योंकि एड वेड जाने के लिए तो फिर वो कोटेशन होते ना। तो वो क्या दे रहा है, दूरदर्शन नंबर 3 हुआ। तो मैंने कहा यार ये क्यों घटिया भाषा लिख रहे हो तुम। सही। तुम मेरे को नंबर 3 क्यों कह रहे हो, मैं 3rd क्लास पास हुआ ये कह रहे हो तुम। टॉप 3 में क्यों नहीं लिखते, अमंग टॉप 3। वही भाषा का जादू। बस भाषा का। मैंने कहा मैं एक लेखक आदमी हूँ, मैं अपनी विज्ञापनों की भाषा सुधारता, वरना मैंने कहा मैं बिल पास नहीं करूंगा, क्योंकि फाइल साइन होने तो मेरे यहाँ भी आती कि एड गया। तो एड क्या बना के लाते थे आप देखिए, मैं सरस्वती चंद्र लाया, वो स्टार पे भी जा रहा था। तो मेरे चीफ ने कहा कि राजशेखर जी आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं आता, आपने संजय लीला भंसाली से रात के 9 बजे का शो लिया और वो स्टार वाले 7 बजे ले गए, तो पहले चलाएंगे तो अपने से पहले वो लोग फ्री हो जाएंगे और अपन फ्लॉप हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं बहुत चिंतन करता था, मेरे छोटे बच्चे थे, वो खेलते थे नीचे करजन रोड पे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी जब सरस्वती चंद्र आता है तो सब घर में घुस जाते हैं बच्चे के, हमको सरस्वती चंद्र देखना। पुराना धारावाहिक भी कमाल का बनाया था संजय लीला भंसाली ने। तो वो 6 बजे भाग जाते थे, 7 बजे भाग जाते थे, स्टार पे आएगा। लेकिन जब मैं 9 बजे डीडी पे लाया तो लोगों ने कहा कि यार ये कमाल है कि लेट चलेगा, तो खाना वाना खा के फिर सारा घर देखता था, तो हमारी व्यूअरशिप फिर बढ़ गई। तब समझ में आया कि ये राजशेखर जी का मेरा मेहनत क्या होती थी, वो मैं बताऊं पुरुषोत्तम जी या नितिन, तो तुम चौंकोगे। 500 अखबारों के अध्ययन करवाता था अपने स्टाफ से, और कौन सी चैनल पे क्या जा रहा है उसका चार्ट बना के लाओ। 9 बजे सब चैनल क्या दिखा रहे हैं, फिर मैं उससे 1000 टाइम बेटर क्या दिखा सकता हूँ ये तय करता था। तो जिस तरह का परिश्रम मैं करता था लोग नहीं करते। वो होता है, मतलब एक तो ये कि आप क्या बना रहे हैं, किससे बनवा रहे हैं, और फिर इस मानसिक त्रास से क्या गुजरा मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बाहर की लॉबी, अंदर की लॉबी और प्राइवेट चैनलों की लॉबी, 3 लॉबियों ने एक साथ मारना शुरू किया। क्योंकि यार ये अकेला आदमी बहुत ही ज्यादा, और ये हाई फाई होके कहता है कि दूरदर्शन को मैं आसमान छुआ दूंगा, फिर मैं वहां ले जाऊंगा। मेरी एक सीआर में एक मेरी आईएएस थी सुप्रिया साहू, अभी है वो आजकल पौंडीचेरी में, यहाँ साउथ में है। वो लिख के गई कि ही कैन गो एनी एक्सटेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज द ओनली आउटस्टैंडिंग ब्रॉडकास्टर हु नो प्रोग्रामिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड तमाम चीजें, प्लानिंग और लिखना पढ़ना सब, साहित्यिक भाषा तक सुधारता था। आपको पता नहीं होगा कि डीडी भारती के एड तक मैं बनाता था, मेट्रो के एड मैंने बनाए छोटे छोटे, और तमाम प्रोमोज में बनाए। प्रोमो शब्द जो मेट्रो चैनल से शुरू हुआ, बाद में जीटीवी। एक बार पार्थिव शाह हमारे यहाँ आए वर्कशॉप लेने के साथ, हमने जीटीवी पे शुरू किया। मैंने कहा तुम्हारा जीटीवी शुरू नहीं हुआ, तब मैं प्रोमो करता था दूरदर्शन पे। प्रोमो मीन्स प्रमोशन कैप्सूल। अब तो हम भी वही बोलते हैं, उसी भाषा का उपयोग करते हैं, प्रोमो। हाँ, ये सबसे पहले मैं लाया कि कल जो सीरियल आने वाला है इसको आज ही मैं थोड़ा सा एक अंश दिखाऊं और अगला देखेंगे कल। डीडी भारती पे एक छोटा सा एड बताता हूं मैं आपको। मैं ऐसे छोटी छोटी कल्पना तो टेबल पे बैठे बैठे करता था सुबह की मीटिंग में, कि ऐसा करो जावेद अख्तर को, फलाने को, ढिमके को, जितने नाम दिखे, रघु ठाकुर से लेके रघु राय से लेके जो भी नाम मिले, विश्व के बड़े बड़े नाम, कोई भी नाम, बिस्मिल्लाह खान से लेके रविशंकर से लेके अमजद अली खान से लेके सबके 10-10 सेकंड के धर 300 फोटोग्राफ जाना चाहिए 30 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में एक निकल जाए आंखों के सामने से बहुत तेजी से। और मैंने अंत में भाषा क्या लिखता था छोटी सी, ये सब डीडी भारती पे नहीं, ये सब डीडी भारती पर, और सब, और फिर कहाँ और कहाँ। इतनी सी भाषा में वो प्रोमो घूमता था आपके सामने, इन सबसे मिलिए डीडी भारती पर, और कहाँ। अब ये छोटी छोटी, अब जैसे भारत में चुनाव आया तो मुझे चुनाव के लिए एलिजाबेथ ब्रूनो अवार्ड मिला है। लोकतंत्र पर मेरे नारे बहुत मशहूर हुए थे, लोकतंत्र वोट हमारा मंत्र है, जिनका ईमान नहीं उनका हिंदुस्तान नहीं। हाँ, और जो अपने दल का ना हुआ वो देश का क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे नारे गढ़े और फिर उनपे प्रोमो बनाए, और इतना मशहूर हुआ वो वोट देने का कि मैं आपको एक बताऊं, 20 सेकंड का एक प्रोमो मैंने बनाया कि एक मुस्लिम महिला बुरखे में है, अगले क्षण वो बुरका खोलती है, बस ये 10 सेकंड का शॉट है। 2 पीछे गाना बज रहा है, पर्दा नहीं जब खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, ये बैकग्राउंड सॉन्ग है।
पंक्ति क्या लिखी हुई आती है आवाज में भी ब्रॉडकास्टिंग की, कि जब अपनों से पर्दा नहीं तो वोट से पर्दा क्यों। क्या कहना। इस तरह से हम प्रमोट करते थे इलेक्शंस को। तो मुझे इसके लिए अवार्ड दिया था एस गिल ने, और फिर वो मेरी दुनिया भर की चैनलों पे वो एंट्री गई कि देश में लोकतंत्र को कैसे जागरूक किया जाता है, मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाता है। डेफिनेटली तो टीवी का एक बड़ा काम है ये, और आपने उस काम को भी अंजाम दिया। पर सर मैं तो ये कह पूछ रहा हूँ कि बहुत, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं उसमें मुश्किलें बहुत थी, क्योंकि अंदर के तंत्र में जो लोग ऐसे क्लरिकल माइंड के आ गए। देखिए क्या होता, कमलेश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत बात कही थी नौकरी में आने से पहले, कि राजा, वो तो खुद कहते थे ऑफिशियली कि मैं तो इंदिरा गांधी ने उनको पॉलिटिकल अपॉइंट किया था, तो कहते थे तू तो अपनी प्रतिभा से आया और मेहनत से यूपीएससी क्लियर करके आया। पर वो कहते थे एक बात याद रखना, दूरदर्शन में क्लर्क को लेखक बना देते हैं और लेखक को क्लर्क, तो तुझे क्लर्क बना देंगे, ध्यान रखना। तो मैंने अपने अंदर के लेखक को नहीं मरने दिया, इसलिए मुझे और संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि आप स्वतंत्र भी थे, निर्भीक भी थे, चोर और भ्रष्ट भी नहीं थे, और चरित्रवान थे, इसलिए आपको चरित्रहीनता के आरोप में लपेट के एक केस में फंसा दिया ताकि आप उससे उलझते रहो, ताकि आपको डायरेक्टर जनरल नहीं बनने दिया जाए। तो इस तरह के प्रयोग बहुत हुए, और जिसके चलते मुझे त्रास से गुजरना पड़ा आखिरी के साथ साथ। मैं अतिरिक्त महानिदेशक ही रह गया, अतिरिक्त हटा ही नहीं मेरा। ये कोई पीड़ा नहीं है मेरी, तो मेरा मानना क्या मालूम है, मानना क्या है कि ये संस्थान का दुर्भाग्य रहा। मैं तो जो लेखक था, कल भी था, आज भी हूँ और रहूंगा लेखक ही। पर एक मनुष्य जो आपको संस्थान को अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया था, मेरा आज भी मानना कि मैं अपने जीवन का 10% भी नहीं दे पाया, आप ले ही नहीं पाए मुझसे। सही, मैं सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, लेकिन आपने जो दिया वो भी कम नहीं है। इसमें मुझे एक सवाल लेकिन आपसे पूछना है, बच्चा बन के, हम बहुत छोटे छोटे थे और बहुत सारे सीरियल्स आए थे, संडे को तो मतलब ऐसी बैठ की जमती थी, हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे। और अलिफ लैला एक आता था, उसे तो देख के मुझे ये लगता था कि आधे घंटे का है ही नहीं, ये झूठ है, ये स्कैम है, ये 10-15 मिनट ही दिखाते हैं और हमसे झूठ बोलते हैं दूरदर्शन वाले। वो इतना जबकि 1 घंटे का था, और सुन लीजिए वो 1 घंटे का था 1 घंटे का शो था। और मतलब ऐसा चस्का लगाया डीडी मेट्रो ने टीवी का, और शाम को भी कार्टून आते थे, अरूप भाई भी सहमत होंगे, उठा नहीं जाता था। कैप्टन व्योम आता था, वो एक नए तरीके का सीरियल था। और उसके बाद जो इंडी पॉप गाने आते थे, वो जो सिलसिला चलता था, मतलब एमटीवी भी लाए थे हम। और आपको ध्यान हो तो सीएनएन से भी कॉम्प्रोमाइज किया था, जब वार हो रहा था तो सीएनएन हमारी चैनल के साथ चलता था। बिल्कुल, और पहली बार हिंदुस्तानियों ने देखा कि जंग होती कैसी है। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, आप ये जो हम बच्चों के लिए नई नई चीजें लेकर आए थे, इसके पीछे क्या समझते हैं, और थोड़ी अंदर की कहानी कुछ तो बताइए। शक्तिमान को लेकर होती रहती बातें। ये हुआ कि सब बूढ़ों के सीरियल तो खूब लगा दिए, नीम का पेड़, राही मासूम रजा का खूबसूरत, पंकज कपूर का बहुत महान धारावाहिक था, है, ऐसी चीजें तो लगा दी। और जवानों के लिए भी हम कोक इंडिया भी ले आए, कोक स्टूडियो भी ले आए, नाद भेद भी कर दिया। और बच्चों को हमारे यहाँ बहुत तवज्जो दी जाती थी कि दूरदर्शन का एक काम है बच्चों की ग्रोथ को भी, मतलब मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप अपने आप को समझते क्या है, आर यू कस्टोडियन ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। मैंने कहा साहब, मैं अपने अफसरों को भी मीटिंग में यही कहता था नेशनल की, कि हम कोई रेलवे टिकट चेक करनी है, ना कोई पोस्ट ऑफिस में बैठे हैं। आपको मालूम है, आप जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप भारत की साहित्य, संस्कृति और कला को गढ़ रहे हैं, आप भाषा के संस्कार गढ़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इस राष्ट्र की भाषा को गढ़ने की है, आपके संस्कार गढ़ने की है। तो जब आपको याद हो जंगल बुक, सर रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर सीरीज भारत में आई, तो हिंदी डब गुलजार साहब से करवाने को बिल्कुल। और गुलजार साहब ने क्या काम किया, एक और प्रयोग किया, जो नाना पाटेकर को वगैरह और फलाना और इसकी आवाजें दी ओमपुरी को, वही आपको ध्यान हो तो हॉलीवुड ने भी प्रयोग को दोहराया अपनी फिल्म में, वही आवाज यूज करी जो हमारी आवाजें थी। हाँ, ये तो अच्छा, हम क्या करते थे, आपको ध्यान आ रहा है तो बहुत सारे फॉरेन शो भी लेते थे। एक हमारे एक आदमी आता था, उसको जर्मन शर्मा कहते थे, वो जर्मन टेलीविजन से कचरा खरीद के लाता था और एक तरह से हमारे सामने रख देता था कि आप एक्वायर कर लो, एक्विजिशन। 25,000 में एक एपिसोड। तो आपको ध्यान हो तो हमने बहुत शानदार कार्टून शो बाहर के लिए हुए थे, इवन विदेशी हॉलीवुड से भी लूसी शो वगैरह लाए थे, द लूसी शो।
सर मुझे तो याद है चार्ली चैपलिन भी, मैं बहुत छोटा था और चार्ली चैपलिन को ही पहली बार मैंने डीडी पर ही देखा था, और बाद में तो डक टेल्स, स्कूबी डू और जाने क्या क्या और क्या नहीं, सब कुछ तो आता था। टेलीटबीज जी, टेलीटबीज, हाँ शाम को आते थे। ये सब मालूम है हमको बाहर के चैनलों से। एक और हमारा एक डिपार्टमेंट था जो अब बंद ही हो गया, प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट। वो क्या करती थी, विश्व के तमाम चैनलों से अच्छे प्रोग्राम लेती और बदले में हमारे अच्छे प्रोग्राम उनको देती थी वो यूनिट। जब उस दौर में, जब सोचिए ना फैक्स आया था भारत में, ना ये ईमेल थे, ना ट्विटर थे, ना फेसबुक था, चिट्ठी पत्री पे काम चलता था। वो चिट्ठी भेजे, एक महीने घूमती रहती थी एक फाइल से इस फाइल, और फिर धारावाहिकों का आदान प्रदान होता था लिखा पढ़ी के बाद। अच्छा, वो टेप देखने भेजते, बहुत बार उनकी टेप ऐसी होती थी जो हमारी मशीनों पे चलने योग्य नहीं होती थी, क्योंकि वो उनकी जो क्वालिटी होती थी वो इंटायरली डिफरेंट होती थी। हम लोग जब यहाँ लो बैंड पे काम कर रहे थे, वो हाई बैंड पे थे। हम हाई बैंड पे आए तब वो बीटा पे आ गए, हम बीटा पे आए तब वो डिजिटल बीटा पे थे, डिजिटल बीटा से हम डीवीसी प्रो पे पहुंचे। उल्टी गंगा भाई हमारे इंजीनियर ने, तो वो भी वहां से एक कदम आगे थे वे लोग, और 20 कदम आगे हैं। अब तो हॉलीवुड जाके देखा मैंने कि हम 50 साल पीछे उनसे कई तरह के मामलों में। तो वो उनके याद हो तो सांदो कौन भी ले आए थे हम, कबीर बेदी का एक सीरियल इटली का था जी, इटली का, और उसको हिंदी में डब करवाते थे, और भारत में डब मान लो 25-25 हजार में देते थे। फिर एक प्रयोग बताऊं मैं आपको अपना, जब मैंने 13 में महान सीरियल लाया, सरस्वती चंद्र से लेकर सत्यमेव जयते से लेकर के अच्छे सीरियल, तो एक बार ये हुआ कि हमारे प्रादेशिक चैनलों की मीटिंग हुई, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ केंद्रों की, मुंबई केंद्र के। सब डायरेक्टर मेरे माथे हो गए कि राजशेखर जी तो बढ़िया धारावाहिक लाके नेशनल पे दिखा रहे, लेकिन हमारे लोकल चैनल पिट रहे। मराठी चैनल सह्याद्री खोल लिया था हमने, और गिरनार खोल लिया। हाँ, सब भाषाओं में चलते नहीं थे, सही बात है, उसकी बहुत लिमिटेड नहीं, तो उसको भी मैंने एक नया प्रयोग दिया, बिल्कुल नया प्रयोग, कि तुम जैसे मैं किरण रोशनी की एक सीरियल चला रहा था बापू की जिंदगी के उपदेशों पर, तो मैंने बंबई से कहा तुम इसको मराठी में डब कर लो। तो ये डबिंग का पर आप सब चीज करप्शन कैसे होता है, फिर डबिंग का कारोबार चल पड़ा, लोगों ने धंधे शुरू कर दिए पुराने धारावाहिक। मैंने एक सीरियल बनवाया था कि यंग नौजवान से अनुदामिनी, बहुत खूबसूरत सीरियल था वो। अच्छे छोटे कम पैसे में बनते थे, 1.25 लाख में बनवाए, लेकिन क्वालिटी पर मेरा इतना नियंत्रण था कि झगड़े हो जाते थे बाहर के प्रोड्यूसरों से भी। न तो मैं किसी का जिंदगी में एक गिलास पानी पिया हूँ, एक गिलास। दिल्ली जैसे शहर में रहकर आज आपको बताऊं, आंख से आंसू छलक के आएंगे आपके। मैंने कभी किसी की कलम इस्तेमाल नहीं की। मेरी लेखक की कलम है, उससे मैंने ऑफिस की फाइल पे साइन नहीं किए, लेकिन ऑफिस की कलम से मैंने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। मैं ऑफिस का पानी भी नहीं पीता था। मैंने खाना भी जिंदगी भर घर से ले गया और 4 आदमियों को खाना खिलाया। पूरी जिंदगी मैंने अकेले खाना नहीं खाया। बहुत कीमत चुकानी पड़ती है आपको ईमानदारी की। ये एक पल बताऊंगा तो चौंक जाएंगे कि अखबार का बिल सबके कमरे में देने जाता है हमारे यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्लर्क, लेकिन मुझे 6 महीने बिल नहीं देता था, इसलिए कि मैं उसमें से कुछ उसको 50 रुपए 100 रुपए टिप नहीं देता था। तो मुझे बिल, मेरे को ये टेलीफोन के बिल ने, अखबार के बिल ने, ये सब के लिए परेशान करते थे। मैं नहीं लेने मैं उसमें, क्योंकि मैं खानदानी आदमी था, करोड़ों की दौलत छोड़ के तो आया था, भारतीय भवन छोड़ के आया था सूर्य नारायण व्यास का, अखबार बिछा के सोया था, सड़क पे सो करके यहाँ पहुंचा था। तो मेरी यात्राएं और मेरा संतोष, मेरी पत्नी इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा नहीं थी और हम आनंद से रहते थे, संतोष। मैंने इसलिए जिंदगी भर किसी से एक पैसे की रिश्वत भी नहीं ली। लोग गिफ्ट देने आए तो उन्हें डांट देता था, भगा देता था, फेंक देता था। सही में उस वक्त तो वाकई बहुत गुंजाइश थी, क्योंकि दूरदर्शन अकेला इतना बड़ा मंच था जहां सब दिखना चाहते थे। अच्छा सर, ये अरे पर लोग आपके दुश्मन बहुत बने, क्योंकि आप जिस तरह से व्यवहार करते हो, सच आप उनके साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं कर पाओगे जो लोग आपको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। सच है। तो आप उनको बुरी तरह लताड़ देते थे, तो आपके दुश्मन बहुत बने। सच है, लेकिन मैं वही पूछ रहा था कि जैसे शक्तिमान है, मुकेश खन्ना साहब लेकर आए, बहुत हिट हुआ, अभी आप उसका खुद ही जिक्र कर रहे थे। बाद में जब मुकेश खन्ना से पूछा जाने लगा कि भाई वो बंद क्यों हो गया, और अरूप भाई को भी याद होगा, तो मुकेश जी ने भी ये बात कही फिर बाद में कि भाई दूरदर्शन के अंदर इस तरह का प्रेशर था, अधिकारियों की तरफ से इस तरह की बातें होती थी कि हमने तुझे बंदी करने में भलाई समझी। नहीं, इसमें कुछ नाम में लेना नहीं चाहूंगा, पर कुछ बम्बई की ऐसी लॉबी थी जिन्होंने ये आदतें बिगाड़ी थी हमारे अधिकारियों की। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने 2-2 कौड़ी के सड़क छाप, टेंट हाउस के पोस्टर और वो लगवा के घटिया सीरियल बनाए। जैसे जब शॉर्ट ऑफ टीपू सुल्तान संजय खान बना रहा था, उसी समय अकबर द ग्रेट भी बनाया इसने, अकबर खान ने, पर वो बहुत 2 कौड़ी का था। जैसे नमः शिवाय धीरज कुमार ने बनाया, उसकी क्वालिटी आपको याद होगी।
हाँ तो हाँ। हम लोग इन क्वालिटी पर जब नाराज होते तो झगड़े हो जाते थे। तो ये लोग अफसर को ही बदलवा देते थे, ये भी बतला दूं, मंत्री से खरीद मंत्री को अच्छा, इतनी सेट करते ताकत होती थी कि दूरदर्शन के अफसर को ही चेंज करा दिया क्योंकि थे। हमारा डेफिनेटली शो जब अप्रूव नहीं जब कर रहा है, एपिसोड अप्रूव नहीं भाई कर रहा। भाई ये अफसर सेट नहीं हो पा रहा है ना, उनके खांचे में फिट नहीं आ रहा, मंथली वो लिफाफा भेज रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर वो मंत्री जी से बात करते थे और कांग्रेस के मंत्रियों में अप्रोच ज्यादा थी। आज तो मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कांग्रेस के सरकार में ये था कि ऊपर से प्रेशर आता, फिर वो कहते बदल दो यार ये अफसर को, या नेशनल से हटाओ, मेट्रो में डालो। फिर आपको कशीर चैनल दे दिया जाता था, आप कशीर चैनल से संभालने लगते थे। तो आपको हटाया तो ये अपमानजनक भी होता था उस जमाने में कि राजशेखर व्यास जैसे ईमानदार अफसर को क्यों हटाया, पर आप क्या बोलोगे, आपको नौकरी करनी है, आप कशीर चैनल संभालने लग जाते हो, आप उर्दू चैनल संभालने लग जाते हो, आप उर्दू की हाँ, सेवा मतलब करने वो लग। इंटरनल ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है। हाँ नहीं, मुझे तो दूसरे शहर भी बहुत फेंका, पर चूंकि मेरा सम्मान बहुत था, जो लेखक है जो राइटर, तो मुझे कभी मोतीलाल वोरा रुकवा लेते, कभी मीरा कुमार रुकवा लेती, कभी माधवराव सिंधिया रुकवा लेते थे, जो अर्जुन सिंह जी रोक लेते थे कि राजशेखर जी क्यों चाह रहे दिल्ली से छोड़ के। बतौर लेखक मेरा सम्मान बहुत था जीवन में। या भाजपा सरकार आई तो इसमें भी अटल जी मुझे बहुत आदर करते थे व्यक्तिगत रूप से, रज्जू भैया मेरे से बहुत साहित्यिक संबंध रखते थे, प्रोफेसर अभी आज भी मुरली भैया मुझे बहुत मानते हैं, मुरली मनोहर जोशी, तो ये लोग मुझे रुकवा लेते थे कोई मुझे छेड़छाड़ करे तो प्राइम मिनिस्टर जब आपको जानता हो अटल बिहारी वाजपेयी, तब तो फिर आप सोच सकते हैं कि मेरा मंत्री भी सोचता होगा। सुषमा दीदी तो कहती थी लोगों से, भाई हाईकमान के सम्मानीय आदमी है, इनका बड़ा सम्मान रखिएगा। तो अटल जी आपका आदर करते हो, रज्जू भैया, अशोक सिंघल मेरा बहुत आदर करते थे। तो उस तरह से क्या होता था कि मेरे को जिस तरह से वैसे प्रताड़ित नहीं कर पाया कि ट्रांसफर कर दे अबू जमाल की टिम्बकटू, कि रांची फेंक दे, कि वहां फेंक दे चाइना बॉर्डर पे, तुरा पे भी हमारा दूरदर्शन का एक केंद्र है, तो हमारे यहाँ भी पनिशमेंट पोस्टिंग होती है ना, तुरा बॉर्डर फेंक दो, बहुत। तो वो नहीं होता था, क्योंकि बड़े बड़े लोग मुझे आदर करते थे बतौर साहित्यकार, बतौर लेखक। दूसरा, मेरा क्रांतिकारी लेखन मेरा बहुत काम आया जीवन में, क्योंकि हालांकि क्रांतिकारी लेखन से ना आप कांग्रेस के प्रिय होते ना भाजपा के, ना कई बार कम्युनिस्टों के भी प्रिय नहीं होते, क्योंकि बहुत स्वतंत्र लेखन और बहुत साफ सुथरा लेखन है वो। लेकिन ये कि आदर तो मन में रहता है कि यार एक ईमानदार आदमी जो बेचारा भगत सिंह पे काम कर रहा है, इसको क्या चाहिए, चाहता तो अमर सिंह पे करता, हरिवंश राय बच्चन पे करता है, उग्र पे कर रहा है बेचारा, पांडे बेचन शर्मा उग्र पर, तो सुभाष पे कर रहा है बजाय जवाहरलाल पे कर रहा है। एक आदर तो रहता है, तो है, ठीक बात मन में रहता है, मन में रहता है, चाहे कोई पार्टी, यार इस बेचारे ने देखो उग्र जी पे काम किया, बच्चन जी पे नहीं किया, इसका रास्ता टेढ़ा था, इसने खुद चुना, ये सुभाष पे काम कर रहा है, इससे क्या लाभ मिलना था इसको। सही। सुभाष बाबू पे जो मेरी किताबें आई 97 में, जानते हैं क्यों? मैं सुभाष पे एक सीरियल बनाना चाहता था, आजादी की 50वीं सालगिरह आई थी, विद्रोही सुभाष मैंने नाम रखा, तो मुझे कहा कि नहीं ये टाइटल ही गलत है, विद्रोही क्यों रखा, फलाना क्यों करा, ये वो, बहुत नाराजगी हुई, मेरे इस फाइल पे बहुत नोटा नोटी हो गई, तो मैंने किताबें लिख डाली, तो अच्छा हुआ वो सुभाष पे स्थायी काम हो गया। मेरी 4 किताब है, सुभाष चंद्र बोस, खुले पन्ने, सरहद पार सुभाष, वो धारावाहिक बनाना चाहता था, हमने बनवाया भी था अमल अलाना से, राज से स्वराज, एक बहुत खूबसूरत सीरियल, फिर वो रुकवा दिया गया। वो था ग्रेट ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें क्या था कि भगत सिंह की ट्रायल, मौलाना आजाद की ट्रायल, सुभाष की ट्रायल, बड़े बड़े ट्रायल्स पर कहानी थी। हाँ, बहुत खूबसूरत चीजें थी। देखिए उस समय लेखक, कलाकार, पत्रकार अंदर थे। जब मैं भी दूरदर्शन गया ना, तो बहुत महान नामों से भरा पड़ा था ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। सादत हसन मंटो ने काम किया, अमृता प्रीतम हमारे यहाँ थी, पद्मा सचदेव जैसी ड्यूटी ऑफिसर थी, है क्या नाम बताऊं मैं आपको, मोहन सिंह सेंगर, क्या गंगा प्रसाद चतुर्वेदी, क्या रमानाथ अवस्थी, क्या लेखक कलाकारों से सुसज्जित था दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो। कमलेश्वर, क्या मनोहर श्याम जोशी बुनियाद लिख रहे हैं हमारे लिए, तो बड़े लोग आते जाते थे साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण। फिर धीरे धीरे साहित्य संस्कृति को उपेक्षित किया जाने लगा, लेखक कलाकारों को तो बेवकूफ समझा जाने लगा, और 2-2 कौड़ी के 2 दर्जे के बंबई के वो चवन्नी छाप लेखक आने लगे जो कादर खान की भाषा लिखते थे। तो फिर बड़े लेखकों का आवागमन भी कम हुआ, अंदर से नौकरी से भी लोग रिटायर्ड होते चले गए। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ अच्छे खानदानी घर के लोग नौकरियों में थे, लचन जोशी थे, उनके बेटे निखिल जोशी तक थे, तो बहुत बड़े बड़े राइटरों के बेटे हमारे अल्लाह रखा जैसे लोग स्टाफ आर्टिस्ट थे। पंडित रविशंकर हमारे यहाँ म्यूजिक कंपोजर थे, अगर वो नौकरी में होते तो भारत रत्न नहीं मिलता, वो तो छोड़ के चले गए तो भारत रत्न हो गए। सच है, सच है। मैं भारत रत्न खो के बैठा हूँ, नौकरी में बना रहा है इसलिए।
आप सोचिए कि नौकरी में बैठे रहने से मैंने अपना भारत रत्न खो दिया। छोड़ देता बहुत पहले नहीं, तो आप ज्यादा अच्छा। वैसे भी भारत रत्न है, और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को जो भी लोग सुनेंगे उन्हें सच में मालूम चलेगा कि जो सीरियल्स देखकर हम अरे यार, बड़े आजादी हुए। की 75वीं सालगिरह चल रही है, पद्मश्री लायक तो समझा नहीं आपकी भगत सिंह पे 65 किताबें हैं, कोई पढ़ने लायक नहीं समझता। मैं समझता हूँ। मेरी बीवी बहुत मजाक उड़ाती। मजरू का एक शेर था, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, लोग आते गए कारवां कारवां बनता बनता गया। गया। तो मैं हर किताब के विमोचन पे पढ़ता था, शंकर दयाल शर्मा के यहाँ, कलाम के यहाँ। मेरी बुक रिलीज होती भगत सिंह पे, तो घर आके बीवी कहती शेर को बदल लीजिए। तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर है, पर मस्खरी, वो मजाक में कहती इसको ऐसा करो कि मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, तो लोग आते गए और जाते गए। आप तो अकेले ही चले जा रहे हो, कोई आता नहीं कोई जाता। भाई देखिए देखिए, ये तो आपको भी पता, मुझे ही पता, आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, ये तो होता ही है। अब भारत रत्न आप जैसे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्हें मिला वो भी हैं, जिन्हें नहीं मिला आप जैसे बहुत लोग हैं। बहुत तो नहीं कहूंगा, कुछ ही हैं, लेकिन आप हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा हैं, जिसमें हम आज जीते हैं। अरूप भाई जैसे लोग जीते हैं, हम उस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कितने शोध कर रहे हैं, और आप तो अंदर थे, उसके प्रक्रिया में थे। तो अरूप भाई से एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा वाइड करता हूँ। अरूप भाई, राज जी ने तो बताया सीरियल्स के बारे में, है ना, कि किस तरह से अंदर चीजें चल रही थी, किस तरह से परिवर्तन आए, उन्होंने क्या क्या किया, और उनके कई साथी होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई समझ एडवर्टाइजिंग को लेकर बहुत है। 90 में आप जो देख रहे थे 10 साल, और 2000 के बाद जो सदी भी बदली, पीढ़ी भी बदली, उसमें क्या फर्क आपने पाया? क्योंकि देखिए, जब सीरियल आते थे ना, बीच में एडवर्टीजमेंट आते थे, उन्हें भी हम उससे बिल्कुल अलग कर नहीं सकते। जी नितिन जी, सवाल काफी अहम है, और बल्कि ये सवाल मैं राज जी से भी पूछना चाहता था। उम्मीद है कि राज जी से चंद पंक्तियां इसके बारे में हमें सुनने को मिलेंगी कि हम जब शोध करते हैं साहित्य का या फिर कल्चर का, और वृहद स्तर पे करते हैं, सिर्फ भारतवर्ष को ही नहीं, सिर्फ एशिया को ही नहीं, लेकिन हम जब पूरे विश्व को देखते हैं, तो हम अलग अलग पीढ़ियों में साहित्य को और कल्चर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 19वीं सदी, जैसे कि 20वीं सदी, जैसे कि 21वीं सदी। तो अलग अलग इन सदियों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रेज हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग 19th सेंचुरी, जब हम साहित्य का शोध करते हैं, अर्थात कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तकरीबन 1780 के दशक से शुरू होते हुए एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये रफली एक हम पीरियडाइजेशन करते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग 19th सेंचुरी। तो मेरे जहन में हमेशा, जब से मैंने शोध करना शुरू किया है, 90s भी कुछ हद तक वैसा रहा है, जिसे मैं अपने पर्सनल वोकैबुलरी में कहता हूँ लॉन्ग 90s। और ये मेरे जहन में शुरू होता है 80 दशक के कुछ आखिरी सालों में, 88, 89, जब से हम देखते हैं कि महाभारत, रामायण और इस किस्म के सीरियल्स आ रहे हैं। और तकरीबन 2002 से लेकर 2004 तक मैं एक पॉलिटिकल इसमें पीरियडाइजेशन करना चाहूंगा कि जब एनडीए सरकार रिप्लेस होती है और नई सरकार आ रही है, तो इस 14-15 सालों का जो एक एसेंस रहा है मेरे लिए और बहुत सारे भारतीयों के लिए, वो है कि एडवर्टाइजमेंट और सीरियल्स और ये जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, इनका एक नजरिया था हिंदुस्तानी फैमिली को लेके और नए सिटीजन को लेके, कि भारत का नया सिटीजन कैसा हो। हम जानते हैं कि दौरान भारत में लिबरलाइजेशन आया और इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, सिर्फ हमारे इकोनॉमी को सुधारने में या रिफॉर्म करने में ही नहीं, हमारे मानसिकता को भी काफी हद तक रिफॉर्म या चैलेंज या इन्फ्लुएंस कर रहा था एफडीआई। और मैं 2-4 ठोस आपके सामने एडवर्टाइजमेंट्स या मुद्दे उठाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे मानसिकता को ये बदल रहा था। आप जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और जो कंज्यूमर गुड्स जिसका जिक्र मैंने किया था, चूंकि आपको मैंने बताया कि मैं एक दुकानदार का बेटा रह चुका हूं, जो दुकान इत्तेफाकन चली नहीं, तो सारे प्रोडक्ट्स आप देखते थे बाजार में, नेस्ले के, कैडबरीज के, कोका कोला, पेप्सी, अंकल चिप्स वगैरह वगैरह, ये इन सब की समीक्षा
सबसे पहले मैं या मुझ जैसे जो ऐसे लोग थे ये किया करते थे उन दुकानों में। और ये इसका जब मैं रिफ्लेक्शन टेलीविजन पे देखता था तो मैं उस दौरान भी समझ रहा था कि एक नए सिटीजन की कल्पना हो रही है और उस सिटीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। 80 का दशक वो आखिरी दशक था मेरे हिसाब से जब जॉइंट फैमिली पे बहुत ज्यादा फोकस रहा। हालांकि 90 के दशक में एक फिल्म बनती है हम आपके है कौन, जो कि जॉइंट फैमिली आइडियल्स पे बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन उस दशक के एडवर्टाइजमेंट्स बार बार एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिस्टिक इंडियन सिटीजन को की कल्पना में लगे हुए थे। लेकिन आप सीरियल्स को उसमें नहीं जोड़ सकते जितना मुझे लगता है, और राज जी भी बेहतर बताएंगे, क्योंकि 90s में भी और 90s के बाद भी, और मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी जो हमारी सीरियल्स की दुनिया रही वो परिवारों के इर्द गिर्द बहुत घूमी है, भले ही इंडिविजुअलिज्म हमारी सोसाइटी में एस्टेब्लिश हुआ हो। जी हाँ, परिवारों के इर्द गिर्द घूमी है, लेकिन मेरी कल्पना में कम से कम और मेरे शोध में भी मैं पाता हूं कि परिवार वो एक न्यूक्लियर फैमिली था। अर्थात ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली पूरी तरह से सेंसर हो गया था हमारी इमेजिनेशन से, लेकिन जॉइंट फैमिलीज के कुछ वैल्यूज जो कि हमें लगे थे शायद 90s में कि ये अच्छे वैल्यूज हैं, ये ह्यूमनिज्म के फेवर में है, ये लिबरलिज्म के फेवर में है, उन वैल्यूज को तो हमने बरकरार रखने की कोशिश की। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली पे ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि फोकस बहुत ज्यादा था। मैं अब आपसे जिक्र कर रहा था एडवर्टाइजमेंट्स का। 3 मैं एडवर्टाइजमेंट्स को उठाना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को हम सबको मालूम है। कैडबरीज के एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखें, जो एक नए कंज्यूमर पे फोकस बहुत ज्यादा था उसका, एक नए फीमेल एम्पावर्ड कंज्यूमर पे। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन पाता हूँ कि आज के बहुत सारे क्रिटिक्स, जवान क्रिटिक्स 90s के फिल्मों को उठाते हैं, वहां के गानों को उठाते हैं, कुछ चेरी पिक करते हैं काफी बार हम, और कहते हैं कि ये बहुत रिग्रेसिव जमाना था। लेकिन एक्चुअली 90s में बहुत सारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और खासकर कि द एम्पावर्ड वुमन कंज्यूमर, द फीमेल कंज्यूमर, जिनमें फ्रीडम को लेके एक बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन था, और फ्रीडम उनके लिए एक बहुत अहम एक अहम हिस्सा था। कैडबरीज में जब आप हम महिलाओं को देखते हैं, आप एक पर्क का एडवर्टाइजमेंट उठाए 1995 से, एक लड़की एक क्यू में वेट कर रही है, बैंक के क्यू में, और एक सज्जन को वो कहती है कि वो उनका लाइन रखे और क्यू रखे, और वो जाके एक पर्क के कैफे से, इनफैक्ट इट्स डिजाइन लाइक अ कैफे, जहां से वो तुरंत वो पर्क लेके आती हैं और खाने लग जाती हैं। सिमिलरली कैडबरीज में आप और भी पाते हैं कि एक लड़की एक मेहंदी उसके हाथों में रची हुई है, आई थिंक इट्स 94 और 95, और उन मेहंदी रचे हुए हाथों से भी वो कैडबरीज बिल्कुल याद है मुझे। तो मतलब कंज्यूमर गुड्स, आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स बताना चाह रहे थे कि कंज्यूमर गुड्स का सेवन वो एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है, और एक एम्पावरमेंट के लिए, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, मतलब कह रहे हो कि उसमें महिलाएं बहुत दिखने लगी थी। 90 में ये परिवर्तन तो आया कि महिलाओं का दिखना शुरू हुआ। मैं आपको और एक थोड़ा ये प्रोवोकेटिव हो सकता है कुछ दर्शकों के लिए, लेकिन ये सामाजिक स्तर पे एक जरूरी बात भी है कि कॉस्मेटिक्स और सैनिटरी पैड्स, हालांकि कॉस्मेटिक्स को आप नेसेसरीली एम्पावरमेंट की दृष्टि से हमेशा नहीं देखेंगे, लेकिन जब ये दो चीजें मिल रही हैं, और कॉस्मेटिक्स के ज्यादातर कंज्यूमर उस जमाने में महिलाएं थी, या फिर ऐसा दर्शाया जा रहा था, और सैनिटरी पैड्स के कंज्यूमर्स महिलाएं ही थी, तो ये एक किस्म का सोशल एजुकेशन भी भारतवर्ष के लिए था। और ये एडवर्टाइजमेंट्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस 90s से पहले नहीं था। 90s वो दशक है जब ये एडवर्टाइजमेंट्स खुल के हमारे सामने एक नया नैरेटिव मैसेज देने लगे, नैरेटिव सेट करने लगे। नितिन, यहाँ तुम कहो तो मैं एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुना दूं, नहीं तो फिर भूल जाऊं। हाँ बिल्कुल सुनाइए। इस एड से कनेक्टेड, जो आप कह रहे थे इंटरकनेक्टेड चीजें बताओ। तो सैनिटरी नैपकिन्स, कंडोम सब शुरू हुए, लेकिन उन दिनों आप पहले तो याद रखो कि वो बेटा रवि करके ललिता जी आती थी, तो साफ सुथरी भारतीय महिला की छवि ही थी। फिर कुछ बात है हमें ये भी शुरू हुई। अब मैं एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुना रहा हूँ। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक क्रांतिकारी उपन्यास गोरा बनवाया, गोरा। ये सुपरहिट हो गया, बहुत चलने लगा, खूब खूबसूरत बना। तो जब ये चलने लगा तो बंबई से एड बुक होते थे और बंबई में एड लगते थे। तो वहां एक महिला अधिकारी था, उनका नाम लेना उचित नहीं, अभी जीवित भी है, और उनकी मूर्खता का प्रमाण सुन के आप हंसेंगे। तो उन्होंने गोरा उपन्यास कभी नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली।
पढ़ा ही नहीं होगा। ये मुझे मीटिंग में कहना पड़ा, तो मुझे फिर उस समय के मेरे चीफ ने कहा कि राजशेखर जी, आप ऐसे ही तो पंगे लेते हो और ऐसे वाक्य बोल देते हो, इसलिए आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ कि वो उस गोरा के बीच में जो एड लगाती थी ना, उसमें फेयर एंड लवली का एड सबसे ज्यादा लगाती थी। तो उसे क्या लगता था कि ये गोरा उपन्यास जो है, गोरा होने की कोई क्रीम लगाने की जगह है। तो मैंने कहा साहब, ये रविन्द्रनाथ का बहुत बड़ा अपमान है कि इस समय ये अरूप जी तो बंगाली भी हैं, बता पाएंगे कि गुस्सा कितना आता होगा बंगालियों को उस टाइम। अभी आप पहले सोचो, नहीं मुझे आया, मैं रविन्द्रनाथ का ही भक्त हूं। दिलचस्प बात सुनिए कि भरी मीटिंग में मैंने कहा कि मुझे शक है कि मैडम ढिमके ने ये पढ़ा होगा। जैसे ही कहा, बाद में मैडम ढिमके मालूम है डीजीपी बनी, तो मेरे पर टूट पड़े बहुत सारे अधिकारी कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैंने कहा मुझे शक है कि इन्होंने गोरा पढ़ा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ का उपन्यास मैंने क्रांतिकारी भाव से बनवाया, ये फेयर एंड लवली लगा रही बीच में, ये बहुत ही अजीब लगता है सर। तो बाहर निकल के चीफ ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम ऐसे ही तब पंगे खड़े करते हो, तुम सीधे भी कह सकते थे कि ये मत लगा, रविन्द्रनाथ का अपमान हो रहा है, तो तुमने ये क्यों कहा कि इसने पढ़ा भी नहीं है। मैंने कहा नहीं पढ़ा है, ऐसे नहीं मालूम, नहीं तो फेयर एंड लवली नहीं लगाती गोरा के बीच में। वो जो ब्रांड, वो एक्चुअली वो है कि ब्रांड प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, वो भी तो एक वो उसका आईक्यू नहीं होता था हमारे यहाँ। तो कई बार बहुत अजीब जगह गीतांजलि के बीच में सैनिटरी नैपकिन को देना या ये कंडोम्स का एड देना, वो रविन्द्रनाथ के प्रति नहीं, उस कृति के प्रति भी अपमान हो जाता है। तो ये बहुत बारीक बातें हैं जिसको लोग बिना पढ़े लिखे और बिना भावुक हुए या क्रिएटिव हुए समझ नहीं पाएंगे। इसमें जज्बात जो है ना, आज एक बार तो मैं ये भी देख रहा था राजशेखर जी कि जब सुषमा स्वराज मंत्री बनी और उस वक्त कंडोम और इस तरह के जो भी ऐड आते थे, वो रात को ले गई, उसको दिन में उन्होंने बंद करवा दिया। हाँ नहीं, मुझे उन्होंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ डीडी भारती आज वो नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि उन्होंने डीडी भारती की परिकल्पना की, मुझसे कहा कि तुम तो लेखक हो, साहित्यकार हो, अटल जी तुम्हारी बुक रिलीज करते हो, तुम मेरे भी प्रिय हो, इतना अच्छा लिखते हो, तुम एक साहित्य संस्कृति का चैनल नहीं खोल सकते। मैंने कहा दीदी जरूर खोलूंगा, आपका हाथ पीठ पे रहा तो बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने 200 करोड़ सैंक्शन की डीडी भारती विशुद्ध, और मैंने स्लोगन रचा था साहित्य संस्कृति की आरती डीडी भारती। उसमें हम सिर्फ कला, साहित्य और संस्कृति के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं दिखाते थे, कोई प्रोग्राम नहीं, सुबह से रात तक प्योर लिटरेचर, प्योर आर्ट एंड प्योर म्यूजिक। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना आप ध्यान हो तो 1 मिनट में पूरा कर लूं, भूल जाऊंगा। मैंने एक बहुत बड़ा धारावाहिक बनवाया था 700 एपिसोड का, जो अब भी कभी कभी चलता है। शुजात खान ने उसको कंपेयर किया था, सुरों की यात्रा पर था, सरगम का सफर की तरह। वो मैं इस समय उसका नाम ही भूल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत धारावाहिक है जिसमें सुरों का मेला था, मतलब वो संगीत का सफर था, जिसमें है ना संगीत यात्रा सिखाई जाती थी, कौन सा संगीत, कौन सा धुन कैसे बनी। रागमाला भी एक सीरियल है, लेकिन ये इसका नाम टाइटल इस समय जुबान से जा रहा है। शुजात पेश करता था, और मैं याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत खूबसूरत धारावाहिक डीडी पे बहुत चला है। शुजात हुसैन, आपको ध्यान हो तो, उनका बेटा विलायत खान का जी, सरगम का सफर या धुनों का कुछ था, पर वो 700 एपिसोड में गया और लोग देखते थे कौन सा राग कैसे बना, और उस रागों पे रचे हुए फिल्मी गीत भी, कलाकारों का गायन भी सब आता था बीच बीच में, और उस्ताद लोग उसमें टिप्पणियां भी देते थे। गजब का काम था। आज वो भी बहुत होना अद्भुत चाहिए। था। वो अद्भुत चीजें है ना, सब सुषमा जी की कल्पना थी कि साहित्य पे लाओ, संगीत पे लाओ, कला पे लाओ, फिल्म पे लाओ, आर्ट एंड हिस्ट्री। आपको ध्यान हो, रमेश शर्मा से द ग्रेट डायरेक्टर्स एक सीरीज बनवाई थी, रमेश शर्मा न्यू दिल्ली टाइम्स वाले जी, तो उमा गजपति राजू के पति, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी द ग्रेट डायरेक्टर्स। तो उसमें हमने सत्यजीत रे से, बुद्धदेव दास गुप्ता से लेकर सबसे इंटरव्यूज वगैरह की सीरीज शुरू करी थी। एक मैंने सीरीज बनी थी डीडी भारती पे, लीजेंड, उसमें बी आर चोपड़ा, सागर, सब पे इंटरव्यूज थे। तो बहुत खूबसूरत सीरीज चलती रही। मैं कई बार प्रोग्रामों के टाइटल बदल के फिर परोसता था ना, तो बहुत खूबसूरत ढंग से। जैसे हमारे एक प्रोग्राम होता था सुबह सवेरे, उसमें देव साहब भी आए, गुलजार भी आए, सब क्या नाम सब आए। तो हम क्या करते थे, नहीं इसको मैं शाम को परोसता था, एक हम इनसे मिले थे, या एक टाइटल देता था उर्दू चैनल पे, एक मुलाकात जो याद रह गई, ये टाइटल मेरे बनाए हुए हैं। तो उर्दू चैनल पे फिर वही प्रोग्राम, देवानंद से 1 घंटे की मुलाकात जो याद रह गई, गुलजार साहब से। तो ऐसे बहुत सीरियल बनवाए खूबसूरत। तो वो उसमें क्या होता था कि चूंकि सुषमा जी जैसी साहित्यिक सुरुचि संपन्न मंत्री थी हमारे पास, जिनको साहित्य के प्रति अब आप बार बार उनका नाम ले रहे हैं, तो मेरे मन में एक लालच आ रहा है पूछने का। आपने कई मिनिस्टर्स के साथ काम किया होगा, तो अब बताइए ना, आपका फेवरेट कौन सा रहा टीवी वाला मिनिस्टर? मैं जब शुरू हुआ तो अजीत पांजा थे,
और वहां से शुरू होके आईएनबी मिनिस्टर बहुत बने। आपको याद हो तो मालूम है, देश के आईएनबी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक बनी इंदिरा गांधी, हम तो पैदा नहीं हुए तब बिल्कुल की याद है बात मुझे, पहला मंत्रालय हाँ उनके पास वही था। नहीं, इससे पहले सरदार पटेल भी रहे हमारे मंत्री, बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं हाँ, अच्छा सरदार पटेल थे उससे जी, पहले। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री रहे। वाह और जब वाह मैं वाह। आकाशवाणी में आया तो हमने सरदार पटेल व्याख्यानमाला भी की और हमने राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला भी की। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन बहुत मशहूर चीज है, आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन अद्भुत चीज है। लेकिन मंत्रियों में मैं कहूंगा कि सुषमा जी ने बहुत अद्भुत काम किया। काम तो और भी लोग थे, और भी लोग आए, अच्छे अच्छे प्रशासक आए, अच्छे मंत्री आए। लेकिन सबसे प्रिय रंजन दास मुंशी में भी बहुत समझ थी, पर उनको खेल से प्रेम था, वो फुटबॉल प्रेमी थे, और इसलिए उन्होंने खेल चैनल एक शुरू करा था, डीडी स्पोर्ट्स। प्रिय हाँ रंजन दास मुंशी को भी खेल के ऊपर, उनकी जैसे राज्यवर्धन की भी खेल में बहुत दिलचस्पी थी, तो राज्यवर्धन राठौर भी खेल के प्रति उत्साही रहते थे। हाँ, पर टेलीविजन राज्यवर्धन को जी एक का बात तो वैसे बता भी दूं मैं समझ में नितिन, आता ही है, उनका तो हो गई। लेकिन एक बात हाँ बहुत मैं आसानी से बता दूं कि नितिन 3 साल के कार्यकाल में जो डीजीपी आते हैं, 3 साल तो दूरदर्शन को समझने में ही बीत जाते हैं। सच है। मंत्री में भी बहुत कम मंत्री हैं जो दूरदर्शन को गहरे से जान पाते हैं कि ये क्या एक बहुत बड़ा विशाल महाकाय तंत्र है ये। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं दूरदर्शन में 30 साल काम किया और आकाशवाणी भी संभाली मैंने। आकाशवाणी के 570 स्टेशन है। आपको कल्पना होगी कि दूरदर्शन का जैसे भोपाल में एक केंद्र होगा, इंदौर में छोटा सा मरावा सा केंद्र है, लखनऊ में एक है, इधर उधर है, छोटे छोटे स्टेशन है हमारे, बनारस में है, जयपुर में है। लेकिन आकाशवाणी तो जिस शहर में निकल जाओ वहां मिलेगी आपको, रामपुर में भी, बरेली में भी, लखनऊ में भी, गुना में भी, शिवपुरी में भी, इंदौर में भी। तो आकाशवाणी के स्टेशन भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए। आपको बता दूं कि रामपुर के नवाब ने अपना बंगला दिया रामपुर में आकाशवाणी खोलने के लिए। जवाहरलाल जी से कहा कि आजादी के बाद अगर विलय हो गया हम भारत में रहेंगे, पर शर्त है कि हमारे कलाकार का भूखे मर जाएंगे रामपुर घर आने के, तो हमको ऑल इंडिया रेडियो दीजिए। तो ऑल इंडिया रेडियो दिया गया। तो ऐसे महान लोगों को कंट्रीब्यूशन था। अब क्या है कि जो आप कह रहे हो, इसको इस तंत्र को समझने के लिए, क्योंकि इसमें 59,000 कर्मचारी थे जब मैंने ज्वाइन किया, और जब मैं निकला तो मुश्किल से 13,000 रह गए। उसमें भी 10,000 प्रशासन के रह गए, 2,000 इंजीनियर, 1,000 प्रोग्रामर है। उनमें से भी आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों के मिला के 400 लोग, और वो भी 800 में प्रोग्रामर, हार्डकोर जो प्रोग्राम बनाना जानते हैं मुश्किल से 200 भी नहीं होंगे। और वो पूरे भारत का दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो रन कर रहे हैं बेचारे। सोचिए, एक स्टेशन पे एक आदमी काम कर रहा है, वो डीडीए का भी काम कर रहा है, मार्केटिंग का भी काम कर रहा है, स्टाफ की कमी से दूरदर्शन भी जूझता ही रहा, जैसे और आमतौर पर सब जूझते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल करना मुझे आपसे, अभी अरूप जी ने उसका सिरा मुझे पकड़ाया। मुझे एक सवाल राज जी से पूछना है। हाँ, आप पूछिए पहले। मेरे मन में एक हलचल सी हो रही है, तो राज जी मैं थोड़ी सी भूमिका दे दूं इस सवाल के पीछे। दरअसल कारण ये है कि, और मैं बता भी रहा था कि मेरा शोध है 90 के ऊपर, हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड राइवलरीज हमें दिखने को मिलती है जो कि सीक्रेट नहीं है, इसलिए मैं मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है लोगों के सामने कि कोका कोला और पेप्सी जब 1996 वर्ल्ड कप में हमने देखा था, और मैं तो आई वाज नॉट इवन अ टीनेजर, तो उस जमाने में भी मुझे पता था कि कोका कोला वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और पेप्सी अपना एड निकालती थी कि देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो ये जो राइवलरी थी, और इसके बाद का जो कहानी है थम्स अप को एक्वायर करना वगैरह वगैरह, वो तो काफी बाद में मुझे पता चली। लेकिन आप जब 90s में डीडी को देख रहे थे और आप एडवर्टाइजमेंट्स को भी हैंडल कर रहे थे, तो ये राइवलरीज का असर जो चैनल वाले थे उन पे क्या पड़ता था? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो एक सिरा मैंने छोड़ने की कोशिश की थी वो लॉन्ग 90s वाला, क्या 90s में ऐसा कोई अपना कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखता था पर्दे के पीछे से? जब आपने रस्टी की बात की, एक था रस्टी, या फिर हम बासु चैटर्जी की सीरियल्स देखते हैं, फॉरेन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के एडेप्टेशंस पाते हैं, शक्तिमान पाते हैं, तो क्या 90s का अपना एक कोई कैरेक्टर था जब आप पर्दे के पीछे से देखते हैं? ये मेरे दो सवाल है, अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके तो। दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बता दूं मार्केटिंग डिवीजन हम लोग नहीं देखते, प्रोग्रामर है, हम प्रोग्राम के हेड होते हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बता दूं कि 90 के दशक में जब मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया तो मैं एक यंगेस्ट ऑफिसर था और सीधे सीनियर आया था। तो मुझे स्कूल टेलीविजन, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम स्कूल टेलीविजन ही थे बेसिकली, स्कूल शिक्षा का माध्यम थे, वहाँ टीवी लगे हुए थे, स्कूल से पढ़ाते थे लेसन। तो स्कूल टेलीविजन और कमर्शियल का हेड बनाया गया। तो कमर्शियल में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चित्रहार, रंगोली, ये सब हमारे पास आते थे, उनमें विज्ञापन लगने, दिल्ली में ही था विज्ञान भवन में हमारा ऑफिस।
तो हम बहुत ध्यान रखते थे संस्कारों का, मर्यादाओं का। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे कभी सिगरेट के ऐड नहीं गए विल्स के, ये विल्स ट्रॉफी भी होती थी। तो जैसे आप कह रहे हो ना, आज ये कोको कोला पेप्सी सरोगेटरी ऐड जाते थे, वो सोडा में और इनमें जाते थे, वो सोडा देते थे, उसका नाम सोडा में डाल देते थे। तो ऐसे ऐड लेने से ही बचते थे। दूरदर्शन ने कभी पैसा नहीं कमाया, शराब की ऐड कभी नहीं दिया, आपको ध्यान हो। इतना छोड़िए, शराब दिखाई नहीं जाती थी सीरियल में, वो सीन काट लिया जाता था टेबल पे अगर शराब की बोतल या ग्लास रखा है तो। और गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते थे, किसी भी किस्म की महिला के प्रति अभद्र व्यवहार। इवन यहाँ तक मुझे याद है कि हम फिल्म चलाई है तो हमने जुम्मा चुम्मा वाला गाना भी हटा दिया था। बल्कि एक दो बार ऐसा हुआ, कोई कई बड़े किस्से हैं वो तो, कि आप ये कैसे एडिट कर देते। तो मुझे एक मंत्री ने, जयपाल रेड्डी ने बुला के भी कहा था कि डू यू थिंक यू आर मोर ग्रेटर देन सेंसर। मैं बोलता था डेफिनेटली सर, फिल्में देखने तो हम घर से जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाएं कि नहीं ले जाएं, लेकिन दूरदर्शन तो घर घर में, वहां तो जबरदस्ती दिखेगा ना। तो मैं ये चीज नहीं दिखा सकता। हमने एटनबरो की गांधी में भी फलाना चीज एडिट किया कि जिन्ना का कोई गंदा डायलॉग है तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे क्या असर पड़ेगा ये भी देखा जाता था। तो हाँ, जनमानस को बहुत ध्यान में रखते थे, विज्ञापनों में भी। पर वो मार्केटिंग डिवीजन था एक बहुत बड़ा, वो फिर बाद में तो हार्डकोर कमर्शियल हो गया कि एड आ रहे हैं तो आने दो। और दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, लेकिन आपने ये जो जवाब दिया इससे मेरे मन में बहुत सवाल आए थे, पर आप पहले दूसरे का जवाब दे दीजिए। दूसरा सवाल क्या था इनका? अरूप जी एक बार संक्षेप में दोहरा दीजिए। जैसे मैंने मेरे भूमिका में कहा था कि हम जब साहित्य का पीरियडाइजेशन करते हैं, लॉन्ग 19th सेंचुरी नामक एक पीरियडाइजेशन है, तो वैसे ही मेरे दिमाग में एक लॉन्ग 90s करके एक पीरियडाइजेशन है। हालांकि वो मेरा पर्सनल पीरियडाइजेशन है। तो क्या आप सहमत हैं कि 90s का अपना एक चरित्र था जो कि सिर्फ पर्दे के सामने से नहीं, पर्दे के पीछे वाले भी जानते थे? तो 90s का भी क्या अपना कोई एक चरित्र था जो पर्दे के सामने नहीं बल्कि पीछे भी था? हाँ था ना, मैंने कहा कि तब साहित्यिक संस्कार, सुरुचि संपन्न अफसर भी थे, साहित्यकार थे, खुद भी लेखक थे, और बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। राजमणि राय, शिव शर्मा जैसे डायरेक्टर जनरल और ऑफिसर्स थे जो खुद लेखक, कलाकार, पत्रकार थे। रमानाथ अवस्थी भी थे, गिरिजा कुमार माथुर थे। तो वो देखते थे छोटी छोटी बातों का बहुत, एक जरा सा उच्चारण गलत हो जाए ना, फंबल हो जाए, तो अनाउंसर, न्यूज रीडर की नौकरी चले जाती थी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें ये थी। जी, एक मेरा सवाल आपसे जरूर था, जो अरूप जी ने सिरा छोड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि 90s में ना जब लिबरलाइजेशन हुआ तो महिलाएं एड्स में दिखने लगी, ना केवल दिखने लगी बल्कि अग्रणी भूमिका में खड़ी थी। मैंने ये बात का जवाब दिया कि नहीं, उससे पहले भी दिखती थी सर। हाँ। में रवि या ललिता जी, आपको ध्यान हो? हाँ, लेकिन उन्हें कपड़े धोने में ही दिखती थी। मेरा ये कहना है कि 90s में भी उनकी छवि बदली। जैसे मुझे याद आता है शांति सीरियल भी था, उड़ान में अभिमान भी आया, अभिमान आया, हाँ, लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो वो हुआ। तो 90s में महिलाओं की छवि, मतलब भले कोई भी कहता रहे नहीं भाई बहुत घरेलू टाइप थी, लेकिन महिलाओं को लेकर उनको केंद्र में रख के बड़े अच्छे सीरियल्स बने। 2000 में आपको नहीं लगता 2000 के बाद ना लिबरलाइजेशन की बात तो ये है कि जब शोभा डे जैसी राइटर को बुला के स्वाभिमान लिखने को कहा गया, तो आप सोच सकते हैं कि लिबरलाइजेशन का दौर तो ये नरसिम्हा राव के जमाने से शुरू हो गया था। तो एड में भी वो आया और दूरदर्शन ने वैसे एड स्वीकारे, लेकिन फिर भी नग्नता कभी नहीं आई दूरदर्शन में, अश्लीलता नहीं परोसी गई, शराब सिगरेट नहीं परोसे गए, ये सब बारीकी से बात ध्यान रखी गई। तो उसकी आलोचना ये भी है ना राज जी, लोग कहते हैं कि रियलिटी से दूर हो गया दूरदर्शन, क्योंकि ये तो समाज का हिस्सा है। और देखिए इसको नहीं, पर दूरदर्शन का रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन अपना चरित्र स्खलन नहीं करने दिया ना दूरदर्शन। नहीं, वो बात ठीक है कि मर्यादा में, देखिए हम मर्यादा में बंधे थे और ये मर्यादा एक समय तक कायम रही। मैं कहूंगा कि 2010 तक तो हम बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे कि कोई घटिया सीरियल न चला जाए, कोई घटिया बात न चले जाए, कोई अनर्गल प्रलाप न चला जाए, कोई किसी किस्म का ऐसी बात न हो जो प्रवाद फैला दे। ये सब बातें बहुत होती थी। और वही मैं बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि जिस दौर में हमने सोचा कि महिलाओं का जो रोल है वो बहुत कमजोर था, वो दूरदर्शन में थोड़ा ज्यादा सशक्त था। और 2010 के बाद वो जो रोल है वो शायद बहुत घरेलू किस्म का हो गया कि बस नहीं यार, आप चल रहे हैं, उसी में महिला दिख रही है। आप इसको बल्कि उल्टा बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले रमाबाई रानाडे से लेके आनंदी गोपाल जैसे धारावाहिक बनवाए गए उन महिलाओं पे जिन्होंने समाज में सुधार किया। वो वहाँ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी पर भी, सावित्रीबाई फूले पे, इन पे धारावाहिक बनवाए गए और सब ये पर सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रख। अब बड़ा दुख है सर कि अब तो दूरदर्शन भी नहीं बनाता, बाकी सबसे तो कोई उम्मीद नहीं है।
अब तो वो भी नहीं हाँ, बनाता। अब अच्छा, आपका इसको फेवरेट बता दीजिए मुझे। अब तो पॉडकास्ट का अंतिम चरण है, आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक नाम तो आप लेंगे नहीं, लेकिन मैं भी आपका बच्चा हूँ, एक जिद कर रहा हूँ, मुझे बताइए आपका फेवरेट कौन सा था जो आपने कमीशन कराया, बड़ी मेहनत हुई और फिर रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, नहीं आया वो अलग बात है, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा? मैंने आपको सबसे पहले बताया बुद्धदेव दास का बना हुआ था त्रयोदशी, रविन्द्रनाथ की कविताओं को कहानियों में पिक्चराइज करना, ये बहुत टफ जॉब था। दूसरा, बासु चटर्जी से जो हमने बनवाया एक छोटी सी प्रेम कहानी, वो 26 प्रेम कहानियां थी, और कुछ साहित्यिक कृतियों पर धारावाहिक बने, इससे मुझे बहुत संतोष मिला। सन्यासी इलाचंद जोशी का, और कृष्णकली शिवानी जी का, और ऐसी महान अच्छी रचनाएं, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, इन कृतियों से मुझे थोड़ा संतोष। और मैंने अपने खुद के जो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनको बना के मुझे आत्मिक संतोष है कि मैं दूरदर्शन के खजाने में भारत की आजादी का अच्छा और सच्चा इतिहास जमा कर पाया। सच है। अच्छा, संडेज को लेकर कोई खास तैयारी करते थे सर आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सुबह से रात तक बांधे रखते थे लोगों को। आप भूल रहे, 9 बजे रामायण चलती थी, 11 बजे ये, फिर अकबर द ग्रेट। ये टाइम ही बहुत प्राइम टाइम बनाया है हमने। संडे के 9 बजे के रात के प्राइम टाइम हमारे बने हुए हैं। दोपहर का समय बहुत मशहूर फिल्मों को चलाते थे। मेट्रो पर हमने शुरू की थी मेट्रो मैटिनी, रोज एक महान धारावाहिक। मुझे तो बारीक बारीक चीजें याद है, मैंने कितना बारीक काम किया है कि बिमल रॉय की महान कृति गुरुदत्त रिट्रोस्पेक्टिव, तो हम आर पार, सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, साहबी भी गुलाम, ये दिखाते थे। लोग देखने को तरसते थे कि अरे यार अब 11 दिन तक गुरुदत्त साहब दिखेंगे। देव साहब की महान फिल्मों की सीरीज, राज कपूर की महान फिल्मों की सीरीज। तो ये संडे दोपहर का तो वक्त बहुत मशहूर होता था मेट्रो का। और नेशनल पर भी, नेशनल पे प्राइम टाइम यानी फ्राइडे की फिल्म बहुत मशहूर होती थी, सैटरडे नाइट की फिल्म थोड़ी सी हल्की होती तोड़ थी। के क्यों दिखाते थे आप? मैंने सुना कि पहले फिल्म आती थी एक भाग में, फिर दूसरा भाग अगले दिन आता था। वो डब होता था असल में। उस जमाने में डबिंग में बहुत समस्या होती थी। वो प्रोजेक्टर पे चलती थी फिल्में। प्रोजेक्शनिस्ट का जमाना गया तो फिर ये टेप पे आने लगी, तो बॉम्बे से डब होके चलती थी, तो उतनी देर में डब लगती थी। तो डब करने में टाइम लगता था। तो पहले आधे घंटे भी चलाई गई, फिर 3 घंटे की सीडी भी चलाई गई, फिर अनइंटरप्टेड भी चलाई गई। पर चूंकि फिर एड बुक होने लगे तो बहुत एड भी बुक हुए। मेरे जमाने में 6-6 करोड़ के एड आए डॉन में, या मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों। वाह। और दूरदर्शन के स्टूडियो का माहौल क्या होता था जब इतने बड़े बड़े कलाकार वहां कदम रखते थे और सरकारी अफसरों के बीच में? कोई नाम ऐसा नहीं है देश का जो वहां नहीं आया, कोई महान नाम। सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा आपके साथ क्या हुआ वो बता दीजिए फिर। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको मेरे साथ घटा ऐसा नहीं बताऊंगा, पर एक खूबसूरत किस्सा जरूर सुनाऊंगा जिससे आप हंस के लोटपोट हो जाए। लेकिन मेरे साथ के तो बहुत किस्से हैं। जगजीत सिंह को दूरदर्शन ने इंट्रोड्यूस किया, पंकज उदास को किया, अनूप जलोटा को। बल्कि आपको एक नई जानकारी दे दूं, हम 31 दिसंबर की ओर आप आ रहे हो। एक दौर ये था कि जिसको हमने 31 दिसंबर पर इंट्रोड्यूस कर दिया वो स्टार हो जाता था। मानो इला अरुण का पहला गायन 31 को दूरदर्शन से गया। अनामिका अक्सर को मैंने इंट्रोड्यूस किया। मुझे बहुत सारे नाम याद आते हैं, ये कविता सेठ, ये हर्षदीप कौर। डीडी पे दिखे नहीं कि स्टार बने नहीं। डीडी उस जमाने में अकेला ही चैनल भी था, आपको ध्यान में। अब एक दिलचस्प किस्सा सुन लीजिए। इसको कहते हैं, इसको पंचम का प्याला कहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में बहुत मजेदार घटनाएं होती थी। पहले हमारे वाटरमैन नहीं होता था स्टूडियो में जो लोगों को पानी पिलाए कलाकारों को। तो अल्लाह रखा साहब के बारे में मशहूर है कि वो भांग बहुत पीते थे, और भांग भी खाने के पीने के बाद भी वो मदिरा पान भी कर लेते थे। जो मर्जी वो सब खाते पीते थे। वो मस्त कलाकार थे। तो एक बार एक बहुत बड़े कलाकार बंगाल से आए, शायद निखिल चक्रवर्ती या निखिल दा, कोई बड़ा नाम ही थे, निखिल बनर्जी। और उनके साथ ये स्टाफ आर्टिस्ट थे ना, अल्लाह रखा की ड्यूटी लगा दी कि कल तुम्हारा तबला वादन है। अच्छा। तो उन्होंने डायरेक्टर जनरल से कहा कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा। ठंड के दिन थे, वो केस लपेटे अपने सो रहे, कंबल। गाड़ी पहुंच गई 4 बजे। पहले आर्टिस्टों को लेने गाड़ी भी जाती थी, सब कलाकारों को लेने और छोड़ने दूरदर्शन की गाड़ी बहुत जाती थी। मैं भी उन कलाकारों में रहा हूँ जिसे गाड़ियां लेने आती थी, छोड़ने भी आती थी। इवन एज ए फ्रीलांसर बता रहा हूँ। तो उनको सुबह 4 बजे उठा ले कि 6 बजे पहले ही प्रोग्राम वंदे मातरम के बाद तुम्हारा है। और वो बैठे नींद में होंगे, रात भर के प्यासे भी हैं, और शुरू हो गया, लीजिए अब आप फलाने से जल तरंग वादन था। हाँ, जल तरंग सुनिए। जल तरंग वादन शुरू हुआ, लाइव प्रसारण। अब वो आदमी बजाया टन 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 टन, और उसका 5वां जो सारेगामा का उसका जो सुर का है 5वां प्याला, वो बजे ही नहीं, क्योंकि उसका पानी नहीं है। पता लगा कि वो अल्लाह रखा साहब पानी पी गए उस प्याले का प्यास में। अब वो उस आदमी ने रिटर्न कंप्लेंट की। उसने रिटर्न कंप्लेंट की
कि तुम्हारा आर्टिस्ट जो है मेरा पानी पी के बैठ गए, मैं जलता रंग कैसे बचाऊं। तो फिर वो पंचम का प्याला नाम से फाइल चली और बहुत दिन तक केस चला और ये बहुत मशहूर केस हुआ। ऐसे बहुत सारे बहुत दिलचस्प किस्से 1000 हैं ऐसे। तो ये हमारे यहाँ एक बार मैंने दूरदर्शन के इतिहास में एक सचमुच की घटना अद्भुत कर दी थी। एक बार क्या हुआ, हमारे 31 दिसंबर बॉम्बे में रिकॉर्ड होके आते थे। तो जब मैं नया नया ज्वाइन किया तो आदमी उत्साही बहुत रहता है ना, एडवेंचरिस्ट रहता है कि मैं एडवेंचर करूंगा। तो मैंने कहा मैं सचमुच लाइव करूंगा, सचमुच लाइव करूंगा। तो मतलब ये नहीं कि आशा भोसले का रिकॉर्डेड मैसेज हम चलाएंगे 12 बजे कि आप सबको नए साल की शुभकामना, नहीं, पूरा लाइव जा रहा होगा। जब वाकई 31 दिसंबर हो रहा होगा तो रात 9 से 12 प्रोग्राम चलेगा। बढ़िया लाइन अप हो गया, सब कुछ वैसा। मेरे बार बार बड़े अफसरों ने समझाया था, राजशेखर जी रिस्क मत लेना, मारे जाओ, कोई मिस्टेक हुई तो फिर जिंदगी भर नहीं नौकरी भी जाएगी और फिर मिटा ही नहीं पाओगे दाग धब्बा। अब मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, हमारे प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में थे शायद, आबाद अहमद साहब, प्रोफेसर आबाद अहमद। उनकी बिटिया थी तरन्नुम आबाद। तरन्नुम को महीने भर तैयार किया, ट्रेन किया वॉइस ओवर के लिए, एंकरिंग के लिए। और कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, परीक्षा की घड़ी में, जैसे अर्जुन गीता के समय पसीना सूखने लगा। इवन मेरी शादी के समय मेरी वाइफ की भी आवाज चले गई थी, आवाज से वो हो गई, घबरा गई, गूंगी हो गई थी। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग वॉइस ओवर करना भूल जाते हैं, तो वो पूरे 1 महीने ट्रेनिंग के बावजूद 31 के दिन उसकी आवाज ही चले। तो हमने तत्काल जसपाल भट्टी को इनको पकड़ा और एंकरिंग करवाई। तो वो संभाल लेते थे, कुछ भी चीज बिखरे तो एक्सटेम्पोर जिसे कहते हैं। ऐसे में हमको अचानक पॉलिटिकल प्रेशर आया कि इस आर्टिस्ट को भी शामिल करो, कोई फलाना ग्रुप पंजाब का, उस समय कोई मंत्री थे, कि ये इनको भी गवाओ। और वो आके हमारे स्टूडियो में खड़े हुए हैं, तार भी खिसक गए हैं, लाइव चल रहा है। और इस दरमियान ऐसी मेजर मिस्टेक हो रही थी, तो उसको कैसे संभालें, इसके लिए हमने कॉमेडी शो शुरू करा दिया उसके चलते में ही। और वो स्किट इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों एक्सटेम्पोर हुई थी वो सारी, लेकिन लोगों को लगा कि कोई बहुत मंजे हुए कलाकारों ने बरसों उसकी तपस्या करी, अभिनय करा और वो हो गया। और वो सब कुछ एक्सटेम्पोर हुआ था। तो वो भाग्य की बात थी कि कभी कभी अच्छे प्रोग्राम बन जाते हैं, चल जाते हैं और वो सब लोकप्रिय भी हो जाते हैं। ऐसे एक बार मैं इंदिरा गांधी पे फिल्म बना रहा था, चुनाव के दिन थे, चुनाव आयोग का निर्देश था कि पॉलिटिकल प्रोग्राम ना हो, तो अब बनाने का आदेश भी था पीएमओ से। तो इंदिरा जी का एक महिला का पक्ष दिखा रहा था, तो मैं कमलेश्वर की आवाज ली और निर्देशन मेरा था। कमलेश्वर रात को देर से आए, 10 बजे, 11:30 बजे फिल्म जानी थी, चुनाव के दिन थे, और पॉलिटिकल चुनाव आयोग ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी थी कि एक महिला एक माँ का पक्ष दिखा दे, पर्यावरण से प्रेम दिखा दे। तो मैं बहुत तेजी में, संगीत लगाने का टाइम ही नहीं रहा है। स्क्रिप्ट लिखे कमलेश्वर ने, देर से वॉइस ओवर किया, और देर से वो सिगरेट बहुत पीते थे, चेन स्मोकर थे। बल्कि मैंने उनसे कहा, ये संस्मरण और मजेदार हो गया। कमलेश्वर से मैंने कहा कि कॉमरेड आप सिगरेट बहुत पीते हो। तो बोले, मैंने कहा आपका विल पावर कमजोर, आप छोड़ क्यों नहीं देते? तो बोले, तेरा विल पावर कमजोर है इसलिए तू पीता नहीं। बोले, मैंने कहा ये कैसे? बोले ऐसा है कि यहाँ दिन भर एड चलाते हो साले तुम, दूरदर्शन में सिगरेट इन माय हैंड और फलाना, और सिगरेट से जान जाती और ये हो जाता और वो हो जाता, इतनी विज्ञापन और ऐसी फिल्में। उसके बाद तो जो कमजोर दिल वाला वो पिएगा ही नहीं, मेरी तरह स्ट्रॉन्ग विल वाला ही पिएगा। तो, इतने खतरे जानने के बाद हाँ, तो वो चेन स्मोकर थे, डनहिल पीते थे। उन्होंने वॉइस ओवर ही 10:30 बजे पूरा किया। मेरे पास आधा घंटा बजा, म्यूजिक कैसे चढ़ाऊं मैं? तो मैं म्यूजिक की टेप साथ लेके गया जो हाथ में आ गई। वो मैंने कहा सिर्फ बांसुरी लगाता चलूंगा, 1 घंटे की फिल्म। तो हम फेडर इन आउट करके लगाते हैं साथ में, मिक्सिंग नहीं हो पाई थी। तो म्यूजिक की जो हाथ में आ रही वो टेप चला रहा हूँ, जो हाथ में आ रही वो टेप चला रहा हूँ, ठीक है। 11 बजे हम रोते करते अपने 12 बजे घर गए, फिल्म चल गई। सुबह जब मैं ऑफिस आया, थोड़ा लेट आया क्योंकि 12-1 बजे गया ही था। ऑफिस की मीटिंग में अक्सर हमारी अच्छी फिल्मों पे चाय कॉफी नाश्ता होता था और बहुत तारीफ होती थी, और बुरी फिल्म पे सब मुंह बिचकाते थे अफसर और निंदा भी करते थे। पीआरपी मीटिंग होती थी, प्रोग्राम रिव्यू एंड प्रीव्यू मीटिंग। उस दिन देर से आया, चाय कॉफी बिस्किट नाश्ता हो चुका था, और सब बड़े अजीब मुद्रा से मुझे देख रहे हैं हंसते हुए। तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो मैं बैठा तो मुझसे डीजी ने पूछा, और मिस्टर व्यास हाउ डू यू फील, क्या तुम्हारा फिल्म पे क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट है? मैं बोला, सर मैं बहुत जल्दबाजी में बनाया, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, खासतौर पर मेरा संगीत पक्ष बहुत कमजोर रहा, मैं संगीत पे ध्यान नहीं दे पाया। बाकी तो स्क्रिप्ट कमलेश्वर की थी, आवाज कमलेश्वर की थी, नथिंग लाइक दैट, और मेरा डायरेक्शन था, लेकिन बस मैं संगीत सबसे कमजोर था। तो वो उठ के गुस्से में चले गए। तो बाद में
मेरी कॉफी आई तो मुझे अफसरों ने कहा, तुम्हें मालूम कि डीजे ने सबसे ज्यादा संगीत की तारीफ की। वो कह रहे थे इस फिल्म का क्या संगीत है, क्या अद्भुत म्यूजिक दिया राजशेखर, बहुत कमाल का म्यूजिक दिया। और वो सब बांसुरी थी जो हाथ में ही वो लग गया, पर उनको वो बांसुरी समझ में आई। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा सबसे कमजोर पक्ष संगीत था। तो वो जब उठ के गए गुस्से में, तो लोगों ने कहा अबे तुम कहते हो, वो तुम्हारा संगीत की तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो उन्हें लगा कि लो भैया इतनी तारीफ की, अब लोगों को उनके निर्णय पर शक होने लगा होगा कि जिस बात की तारीफ की इन्हें पता ही नहीं उसके बारे में। वो डायरेक्टर खुद ही आके कह रहा है कि म्यूजिक सबसे कमजोर था और पूरी फिल्म में। पर वो क्या हुआ, ये मैं जादू बता रहा हूँ कि हाथ में जो टेप आया वो लगाता चला गया, और वो ऑटोमेटिकली बाद में मैंने भी सुना कि सचमुच बहुत अच्छा था। कई बार जल्दी के काम होते हैं जो खूबसूरत बन पड़ते हैं। हाँ, वो आपाधापी में हो गया। सही है। तो वो उस समय आप नहीं कर रहे होते हैं, फिर आपसे प्रकृति करवाती। ये सच है, सच है। तो अरूप भाई, अब पॉडकास्ट का एकदम अंतिम चरण है, तो आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है। हालांकि आज तो राजशेखर जी के किस्सों में ही कब समय निकला पता नहीं चला, और आपसे बात थोड़ी कम ही हुई, लेकिन मुझे आपसे आखिरी सवाल यही पूछना था कि आपने पढ़ाई लिखाई भी की 90s पर, 2000 पर, ये सब कुछ हुआ। कौन सी ऐसी बात है जो आपका एक पांव अभी भी 90 के दशक में ही रखा हुआ है और आप अक्सर कहते हैं कि वो निकलता नहीं वहां से? कौन से सीरियल्स, कौन सी फिल्में, कौन सी बातें, कौन सी बात है ऐसी? देखिए, मैं आपको एक एनेक्डोट बताने जा रहा हूं जो कि आपको शायद यकीन हो या फिर शायद ना हो। मेरी जवानी काफी हद तक ईस्टर्न इंडिया में गुजरी है, और यहाँ पे एक किस्म का कल्चर है कि किसी भी पर्व में, किसी भी त्योहार में एक पर्टिकुलर किस्म के गाने बजते हैं, और वो गाने 2 या 3 श्रृंखलाओं में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक किस्म का गाना है वो 90s में, वो कलकत्ता में भी बजता है, वो बोकारो में भी बजता है, वो दुर्गापुर में भी बजता है, सच है, सच है, वो टाटा नगर और राउरकेला में भी बजता है। तो इसके पीछे कोई इन शहरों का अपना कोई चरित्र है कि नहीं, ये मुझे अभी मालूम नहीं। लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया लोगों से कि ये 90s के गाने इन शहरों में बार बार क्यों बजते हैं और बाकी जगहों में क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, तो लोग मुझे बताने लगे कि कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी में और कुछ हद तक ईस्टर्न यूपी में, ज्यादातर बिहार में, पश्चिम बंगाल के कुछ केंद्रों में और उड़ीसा में ऐसा पाया जाता है कि कुछ सीरियल्स हैं और कुछ गाने हैं और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ये तरह तरह के लोगों ने एक कल्चर बना दिया है कि ये 90s के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये 90s के गाने हैं और ये इन शहरों के गाने हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि फलाना गाना कुमार सानू और अलका याग्निक का 90s का है, तो जाहिर है आप एग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये राउरकेला का गाना है, तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। अगर मैं कहूं ये टाटा नगर का गाना है, अगर मैं कहूं कि ये बोकारो का गाना है, तो यहाँ के लोग मालगुडी डेज को, वाह क्या नाम लिया आपने, मालगुडी डेज, उन गानों को, डकटेल्स को, वगैरह वगैरह, आप कोई भी नॉस्टैल्जिक आर्टिफैक्ट उठा ले ईस्टर्न जोन के, जो मैंने पाया है कि उन्होंने इन आर्टिफैक्ट्स को एक स्पेस यानी कि एक घर का दर्जा दे दिया है, और वो वहां पे लिटरली रहते हैं। और जब ये गाने या फिर जब ये आर्टिफैक्ट्स दोबारा से रिप्ले किए जाते हैं, तो ये यहाँ के लोग इनको अपने अपने शहरों से आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि 90s के दशक। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गाने भी ऐसे हैं कुछ जो जिनके अपने शहर हो गए, उस शहर में वो गाना आज भी चल रहा है ना? तो बिल्कुल, तो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी में स्पेस आता है और टाइम आता है। तो ये हम 90s की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एक वक्त था, लेकिन वो एक्चुअली एक स्पेस भी था, या फिर शायद स्पेस है आज भी। तो मैं कोई पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट उठाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतनी सारी दिलचस्प कहानियां हमें सुनने को मिली, लेकिन वो दौर कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे लगता है कि एक शाम काफी नहीं है। नितिन जी, गुजारिश करूंगा कि आप हमें और भी दूरदर्शन के और बाकी सारे चैनलों के या उस दौर के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी जुबानी सुनने को मिले, उनके एनेक्डोट सुनने को मिले, तो ये हमारे लिए, हम श्रोताओं के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे पक्का। एक्चुअली ये जो है एक शुरुआत भर है, क्योंकि मैं भी उस नॉस्टैल्जिया का हिस्सा हूँ, उसमें जीता हूँ जो दूरदर्शन का है, आकाशवाणी का है, और ये एक शुरुआत भर है। राजशेखर जी आज शामिल हुए और इतनी कहानी, किस्से, अंदरूनी बातें बताई, क्योंकि बाहर तो देखिए अभी भी हम देख लेते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे सीरियल्स अभी भी पड़े हुए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, बार बार मैं उनके मोन्टाज को सुनता हूँ और मैं भावुक हो जाता हूँ, और पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी ये सिलसिला चलता है। तो
आज राजशेखर जी मिले, मुझे लगा कि इनसे पूछा जाए कि भाई आप लोग जो अंदर खिचड़ी पका रहे थे, बाहर उसकी सुगंध खूब फैली, हमने वो खाई भी बहुत बढ़िया, तो अंदर तो बताइए क्या क्या चल रहा था। तो अब लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा सर। एक सीरियल था मालगुडी डेज, जिसके बारे में अरूप भाई ने अभी कहा भी, वो मुझे बहुत पसंद था, शंकर नाग का। और संयोग से पिछले दिनों मैं उस इलाके में भी था जहाँ के वो थे, जहाँ पैदा हुए, और उस इलाके के घर भी कुछ कुछ ऐसे ही थे जैसे मालगुडी डेज में दिखाए गए। उससे जुड़ा कुछ कोई बात हो तो बताइएगा, मेरे लिए यादगार रहेगी कि अंदर कुछ क्या कुछ उसको लेकर माहौल था। नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात है कि वो किरण नारायणन साहब का नॉवेल था, जिन्होंने द गाइड भी लिखा है, मालगुडी डेज। और आप देखिए कि उसके कार्टून हमने किससे बनवाए थे, उन्हीं के भाई आर के लक्ष्मण जी बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात थी, वो राजी हुए। और उसका जो थीम म्यूजिक है, टाइटल म्यूजिक, वही लोगों को ताना ना 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 ले जाता था खींच के। हमने उसका सेकंड पार्ट बनाया, वो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया, लेकिन वो मालगुडी डेज में स्वामी इतना लोकप्रिय हो गया था कैरेक्टर कि आपको कल्पना नहीं होगी। जो आज अमिताभ बच्चन का हाल है वो हाल था उसका। हमने एक बार 31 दिसंबर को इंटरव्यू लेने बुलवाया था हमारे चेन्नई दूरदर्शन, तो हजारों लोग क्यू में खड़े थे केवल ऑटोग्राफ। बहुत बहुत लोकप्रियता थी उस धारावाहिक की। हाँ, और उस जैसा कोई बन नहीं पाया। इनफैक्ट आज भी मैं वो क्वालिटी भी थी, वो क्वालिटी भी थी और पॉपुलैरिटी भी थी। दो अद्भुत चीजों का समन्वय उसमें था, लोकप्रियता और कंटेंट और क्वालिटी। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि कंटेंट और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं और पॉपुलैरिटी भी मिल जाए। मैंने जब भी महान धारावाहिक बनवाए तो कंटेंट पे बहुत ध्यान दिया, क्वालिटी बहुत ध्यान दिया, तो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाए। जैसे सन्यासी में बार बार कह रहा हूँ मेरा प्रिय धारावाहिक है, पर वो मनोवैज्ञानिक धारावाहिक था तो लोग समझ नहीं पाए। पर सरस्वती चंद्र पॉपुलर भी हुआ क्योंकि उसको बनाने वाले संजय लीला भंसाली थे। उन्होंने उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया। हाँ, लेकिन मालगुडी डेज जितना एक छोटा साहित्य सा था जी, जी हाँ, उतना ही पॉपुलर हुआ जी। एक तथ्य शेयर करूंगा, चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया। मालगुडी डेज को कमेमोरेट किया गया था 2020 में, यदि आप जानते होंगे, तो अरासुलू रेलवे स्टेशन बना था उसके कमेमोरेशन से। और मुझे लगता है, ऐसा मेरी मान्यता है कि डीडी का एक बहुत अनकॉन्शियस कहिए या फिर आप डेलिबरेट भी कह सकते हैं, क्योंकि राजशेखर जी शायद ही कैन कंफर्म और डिनाई, लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ था, चाहे वो अनकॉन्शियस हो या डेलिबरेट, कि एक हमें कल्पना दी मालगुडी की रेलवे स्टेशन के जरिए। हालांकि जब हम कहानी पढ़ते हैं उसमें रेलवे स्टेशन तो है, एक मार्जिनल रोल निभाता है, लेकिन हम जानते हैं एक, और मेरा शोध रहा है रेलवे पे, तो कल्पना की जा सकती है कि जाहिर है या इस शहर में लोग आते तो होंगे रेलवे से ही, लेकिन डीडी ने हमें सिखाया कि वहां पे एक रेलवे स्टेशन है। और वो जो रेलवे स्टेशन का जो स्केच था वो काफी हावी हो गया लोगों की इमेजिनेशन। हाँ, की वजह से जैसा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल सत्य ये कि हमारे जो उच्च अधिकारी थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत वेल रेड लोग थे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जब हमारे दूरदर्शन की परिकल्पना की तो सत्यम शिवम सुंदरम ढूंढ के लाए। कौन छोटे मोटे आदमी नहीं थे, पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने बाद में राज कपूर का सत्यम शिवम सुंदरम लिखा भी। हमारे धारावाहिकों के अलावा हमारे अपने अंदर के प्रोग्रामों के नाम हमारे यहाँ। आज अगर मैं कहूं तो डॉक्टर प्रणय राय बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि हमारे सीरियलों के टाइटल, हमारे प्रोग्रामों के टाइटल से डॉक्टर ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए। जैसे हम एक प्रोग्राम करते थे फॉर द फोर्सेस या नगर और नागरिक, तो डॉक्टर साहब ने ऐसे ही एक सीरियल शुरू किया जिसमें सेना से बातचीत करते हुए प्रीति जिंटा जा रही बरखा के साथ, ये सब आप और हम हमारा एक लोकप्रिय प्रोग्राम था। तो रविश भी पहले चिट्ठियां छाटता था, आपको ध्यान हो तो, पत्र बिल्कुल वो खुद बताते हैं। हाँ, तो ये पत्र व्यवहार है ना, पत्र पढ़ना दूरदर्शन पर, उनका उत्तर देना, जनसानस को जोड़ के रखना। और सब छोड़ो यार, मैं आपको एक नई बात बताऊं, ये अनाउंसर की परिकल्पना क्या थी, आपने कभी सोची? हमारी जो उद्घोषिका आती थी, सुबह आके नमस्कार करती, साधना श्रीवास्तव, शोभना जगदीश या फलानी अविनाश कौर सरीन, वो नमस्कार, आज फलाना दिन है, ये है वो है, और शाम को आज हम आपको ये फिल्म दिखा रहे हैं, नामरन सागर डायरेक्टेड, आंखें फलाना, उसमें धर्मेंद्र हेमाला सुना, कहानियां भी सुनाती थी, उस फिल्म के मशहूर गीत भी बताती थी। ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार करती थी, हम लोगों ने गाइड करते थे, हमसे राय लेती थी कि सर क्या क्या बोलना है, चित्रहार में आज ये देखेंगे, आज हम ये, तो लोग जुड़ते थे कि एक बहन जी आएगी वो बताएगी। फिर जब वो जाती थी ना, जय हिंद करते हुए रात में आखिरी के समाचार पढ़ के खुद ही पढ़ती थी, अनाउंसर भी, कि आज के मुख्य समाचार, और अब नमस्ते हम विदा लेते 12 बजे। हम उस जमाने में ट्रांसमिशन क्लोज करके घर जाते थे, मैं नाइट ट्रांसमिशन का भी इंचार्ज होता था। तो लोग वाकई नमस्ते करके शटर बंद करते थे। वाह
लोग उनसे नमस्ते करके शटर बंद करते थे टीवी का कि अब बहन जी गई नमस्ते करके। हाँ, टीवी पर नमस्ते, मतलब क्या कमाल बात आपने कही, क्या रिश्ता था। मतलब सुबह सुबह आए, रात को नमस्ते करके गए, और जब ये हमारे यहाँ एक अधिकारी, खप के अधिकारी ने अनाउंसर हटाई ना, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को काट रहे हैं हमसे। वो जुड़े हुए थे इन बहनों की वजह से, इन अनाउंसर्स की वजह से। वाह सर, ये जोड़ती थी आम आदमी को आम आदमी से, और वो सचमुच ये समझते थे कि अंदर, बल्कि बात होती थी, आप अपने पुराने लोगों से पूछिए, अपनी जवानी और बचपन, आप तो बच्चे थे, जवानों से, कि सलमा सुल्तान आज क्या साड़ी पहनेगी, इस पर शर्तें लगती थी कॉलेज के नौजवानों में। आज साधना कौन से कलर की साड़ी पहनेगी, क्या बिंदी लगाएगी, कि आज गुलाब लगेगा कि नहीं लगेगा मंजरी सहाय के जुड़े में। अरे वाह, मतलब ये सब है। ये सेलिब्रिटी थी। मैंने अभी कोई प्रोग्राम में कहा, ये लिखा कहीं, हाँ, कि साधना मेरी वाइफ को चश्मा लगवाने ले गई बोनटोन पे सीपी। साधना के पास गाड़ी थी, हमारे पास तो कार भी नहीं थी, तो मेरी वाइफ को चश्मा लेना था। तो मुझे वाइफ ने आके बताया कि शेखर जी, साधना जी तो सेलिब्रिटी है। मैंने कहा क्यों? अरे इनको घेर लिया लोगों ने। मैंने कहा अरे वो सुबह सवेरे करती है, सुबह सुबह सब जानते हैं उसको। तो बोले लोग ऑटोग्राफ मांग रहे थे, भीड़ लग गई। 90s में हम शादी ब्याह में जाते थे ना, शादी ब्याह में जाते थे, तो ये साधना ही हमको ले जाती, अनाउंसर या और जो दोस्त होती थी हमारी अच्छी, शक्ति कौशल या अविनाश कौर सरीन, जो भी, तो जिनकी गाड़ी में हम बैठ के चले जाए ना, तो वो जो शादी जिसकी हुई है, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा भीड़ इधर आ जाती। कोई बुलाता होगा तो ये सोचता होगा, नहीं बुलाता तो अच्छा था। हाँ, मतलब मुझे याद है कि मेरे कई दोस्त है ना, यकीन मानिए, एक दोस्त है अनिल धवन, अभी है, वो सुनेंगे कभी तो अच्छा लगेगा उनको। उनकी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो नन्हे को ले आओगे क्या? नन्हे अभिनव चतुर्वेदी जो हम लोग में था, और बड़की और छुटकी आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अरे मतलब मुझे स्टार याद है, थे, स्टार। जैसे अपने प्रेस क्लब के सामने एक ढाबा है, सुधीर का ढाबा, अब तो खत्म हो गया। तो सुधीर से मैंने पूछा शादी में हम सब तुम्हें क्या दें प्रेस क्लब में, तो मुझसे बोलो सर आप तो गोविंदा को ला दो, तो मैं मतलब महान हो जाऊंगा। तो ऐसे उस जमाने में हमारे टेलीविजन स्टार को लोग शादी में बुलाते थे कि अभिनव चतुर्वेदी नन्हे को ला दो सर। तो धवन की बारात में ले गए तो धवन छा गए। धवन क्या हल्ला हो गया कि नन्हे आया शादी में। क्या जलवा था। मतलब देखिए कि अब तो वैसा ना रिश्ता रहा, ना उस तरह का ट्रीटमेंट टीवी वाले ही अपने दर्शकों को देते हैं। तो शायद यही वजह है सर कि आप, हाँ बिल्कुल, नन्ना बूढ़ा हो गया तो मैं उससे कहता हूँ कि तू नन्हे अपने सिर पे दूरदर्शन का लोगो लगवा ले। नहीं, पिछले दिनों वो नोएडा की फिल्म सिटी में किसी संस्थान से जुड़े थे, तो अक्सर मैं उन्हें देखता था, तो मैं उन्हें पहचानता था क्योंकि मैंने सीरियल्स बाद में यूट्यूब पर भी देखे। तो मैं यही सोचता था, वो हमारे यहाँ से शाहरुख से पहले टेलीविजन से सिनेमा में जाने वाला लड़का, भूल गए सौदागर तक में था वो, दिलीप कुमार राजकुमार के साथ काम कर चुका है, कई फीचर फिल्मों में आया है वो। लेकिन उसका पागलपन ये था कि वो डीडी, और वो बचपन में जो लोकप्रियता मिल गई वैसी लोकप्रियता बहुत कम लोगों को मिलती। मॉडर्न स्कूल का स्टार था वो। हाँ, उनके बाद मालगुडी डेज वाले स्वामी को ही मिली होगी, हालांकि वो तो खैर आगे नहीं बढ़े उस फील्ड में। तो मैं यही कह रहा था कि जलवा तो था सर, और आपने जलवा बहुत करीब से देखा, और आज कायम रखने में भी योगदान था यार, कायम रखने में भी योगदान था। हाँ, तो मैंने इसलिए आपके साथ आज पॉडकास्ट किया कि पता चल जाए लोगों को कि भैया पर्दे के पीछे भी बड़े बड़े स्टार हुए हैं, पर्दे के सामने ही नहीं होते स्टार। पर होता क्या है, जैसा तुमने कहा, हमारे शिव शर्मा जो डायरेक्टर जनरल थे, अभी उनकी डेथ हुई, उनको पद्मश्री नहीं मिली, विनोद दुआ को मिल गई, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सच है, सच है, सच है। ये कोई कहाँ तय कर सकता है कि किसको क्या कब कैसे मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जुड़े, इतनी लंबी बातचीत हुई और अपने शेड्यूल से समय निकाला। और अरूप भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीसरी बार आप मौजूद रहे और इस पॉडकास्ट को आपने थोड़ी सी और गहराई और चौड़ाई दोनों दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सभी तमाम लोग जिन्होंने पॉडकास्ट सुना, मैं चाहूंगा कि इसे सुनने के बाद अपनी राय भी जरूर दें, और व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास होगा ही, 9953332303, या अपना वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा पढ़ाकू पार्टी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए और बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा। और ये पढ़ाकू नितिन है और हर गुरुवार आता है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।